एक्शन, सस्पेंस और वो सब जो आप सुनना चाहते हैं। वेलकम बैक टू आर नॉवल बॉय। यहाँ सिर्फ स्टोरीज नहीं मिलती, यहाँ हर कैरेक्टर जिंदा होता है। आज हम जिस नॉवल मनवा की बात करने वाले हैं वो आपका दिमाग घुमा देगी। सो आर यू गाइज रेडी? चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 111, एक कृषक के व्यवसाय। कप्तान की प्रतिक्रिया आखिरी झटका साबित हुई, क्योंकि उनकी बातें सुनकर ली पेन पूरी तरह से सदमे में आ गया। वह अपना संयम नहीं रख सका और उसके पीठ और माथे पर पसीना आने लगा। ये किस तरह का जहर है? ली पेंग ने सवाल किया। मौका मिलते देख हे इवान ने मौके का फायदा उठाने का फैसला किया। मेरा अनुमान है कि यह स्मृति को भ्रमित करने वाला पाउडर नामक जहर है। इसका असर देर से होता है और इससे प्रभावित सभी लोग लगभग 1 घंटे के लिए बेहोश हो जाते हैं और अपनी याददाश्त खो देते हैं। हे इवान ने उत्तर दिया। हे इवान की बातों को समझने के बाद भी ली पेन के चेहरे पर हैरानी के भाव बरकरार थे। ऐसा जहर भी होता है और यह साधकों को भी प्रभावित कर सकता है। वाकई भयानक, ली पेन ने कहा। तुम्हें अभी यहाँ से निकलना होगा। हमारे चेहरे ढके होने के कारण हम पर जहर का असर नहीं होगा, लेकिन तुम पर भी जल्द ही इसका असर होगा। हे इवान ने कहा। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं अभी चला भी जाऊं तो क्या मैं बीते 1 घंटे की घटनाओं को नहीं भूल जाऊंगा? ली पेन ने कहा। मुझे आपसे एक दस्तावेज लिखवाने और उस पर अपनी मुहर लगवाने की जरूरत है। एक बार जब आप अपनी याददाश्त खो देंगे तो हम ये साबित कर पाएंगे कि हमने जो कहा था वह सच था। हे इवान ने आदेश दिया। ली पेन को उसकी बातों का महत्व समझ में आ गया और उसने तुरंत सिर हिला दिया। जी हाँ, मैं आपके आदेशानुसार करूंगा महोदया, ली पेन ने उत्तर दिया। फिर उसने एक चर्मपत्र उठाया और तेजी से विश्वास पत्र लिखा और उस पर अपनी मुहर लगा दी। पत्र पूरा होने पर उसने उसे हे इवान को सौंप दिया, जिसने उसे लेकर अपनी आस्तीन में रख लिया। अब सब ठीक हो जाएगा। मैं लिन मुंह से बात कर लूंगी, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हे इवान ने कहा। हे इवान की बातें सुनकर ली पेन के होठों से राहत की एक आह निकली। हम खुशकिस्मत हैं कि मैडम हे इवान यहाँ हैं। अगर आप यहाँ नहीं होती तो हमारा तो बुरा हाल हो जाता। ली पेंग ने हे इवान के साथ दफ्तर से निकलते हुए कहा। ली पेंग, इसमें पूरी तरह से तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें नगर प्रमुख और गार्ड कप्तानों की भी गलती है। आजकल वे मामले को बहुत हल्के में ले रहे हैं। उन्होंने वुलिम शहर के अधिकारियों को भी सूचित नहीं किया। मुझे तो कुछ व्यापारियों से ही इस बारे में पता चला, हे इवान ने जवाब दिया। अब जब योजना लगभग पूरी हो चुकी थी तो हे इवान ने ली पेन के भी बेहोश होने का इंतजार किया। उसके बाद सब कुछ आसानी से हो जाएगा। कुछ मिनट बाद ली पेन लड़खड़ाकर कुर्सी पर गिर पड़ा। हे इवान ने उसे कुछ बार आवाज दी और पुष्टि की कि वह वास्तव में स्मृति को भ्रमित करने वाले पाउडर के प्रभाव में था। क्या हमें अब आगे बढ़ना चाहिए, नेताजी? हे इबाओ ने पूछा। जी हाँ, लिन मू को बुलाओ। हमारा काम यहाँ हो गया है, बाकी मैं खुद संभाल लूंगी, हे इवान ने जवाब दिया। हे इबाओ ने सिर हिलाया और फिर लिन मू को बुलाने चला गया, जो अब दूसरे कमरे में इंतजार कर रही थी। लू शियाओ को भी कुछ गार्डों और चिकित्सकों के साथ इसी कमरे में रखा गया था। चिकित्सकों ने लू शियाओ की जांच पूरी कर ली थी, जबकि गार्ड केवल निगरानी रख रहे थे। हे इबाओ कमरे में दाखिल हुआ और लिन मू की ओर देखा। पहरेदारों ने उसे देख लिया और हाथ जोड़कर अभिवादन किया। उसने भी सिर हिलाकर अभिवादन किया और लिन मू की ओर चल पड़ा। चलो चलते हैं, हे इबाओ बोला। लिन मू ने सिर हिलाया और उसके पीछे चलने लगी। 1 मिनट बाद उनकी मुलाकात हे इवान से हुई। लगता है योजना सफल रही, लिन मू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। जी हाँ, लगभग सारा काम पूरा हो चुका है। अब बस मुझे आगे की जांच जारी रखनी है, हे इवान ने जवाब दिया। लिन मू ने कुछ देर सोचा और फिर उससे वही सवाल पूछने का फैसला किया जो काफी समय से उसके मन में चल रहा था। तुम्हारी पहचान क्या है कि तुम गार्डों और यहाँ तक कि ली पेन को भी आदेश दे सके? लिन मू ने सवाल किया। वो हे इबाओ कुछ बोलने ही वाला था कि हे इवान ने बीच में ही टोक दिया। कोई बात नहीं, हम उसे बता देंगे, हे इवान ने हे इबाओ से कहा। फिर उसने लिन मू की ओर मुड़कर देखा और बोली, मैं अभी जिस पहचान को धारण कर रही हूँ वह वास्तव में मेरी असली पहचान है। मैं वुलिम शहर की एक उच्च अधिकारी हूँ और महापौर के अधीन काम करती हूँ, हे इवान ने उत्तर दिया।
लिन मू के चेहरे पर थोड़ी सी हैरानी के भाव दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने उसे दबाने में कामयाबी हासिल की। मैं समझ गया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि ली पेंग इतनी आसानी से मान गया। वह आपसे पहले भी मिल चुका था। लिन मू ने कहा। हाँ, मैं उनसे पहले 2 बार मिल चुका हूँ। उन्हें कुछ योग्यताओं के आधार पर मेयर ने स्वयं पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्त किया था। हे वान ने बताया। लिन मू को उम्मीद नहीं थी कि हे वान सचमुच एक अधिकारी होगी। उसने पहले सोचा था कि यह महज एक दिखावा है और उसने एक गहरी चाल चली है। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही निकली। अब हम आगे कैसे बढ़ें? लिन मू ने सवाल किया। अब हमें जांच तक सीधी पहुंच मिल गई है, इसलिए हम इसका ध्यान रखेंगे। अगर आप चाहें तो भाड़े के सैनिकों के साथ निगरानी करने जा सकते हैं। चूंकि नगर प्रमुख की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए आज कर्फ्यू रद्द कर दिया जाना चाहिए। हे वान ने जवाब दिया। रुको, कर्फ्यू कैसे हटेगा? क्या वे अब और भी सतर्क नहीं हो जाएंगे? लिन मू ने पूछा। नहीं, किसी अधिकारी द्वारा जारी किए गए सभी आदेश उनकी मृत्यु पर रद्द हो जाते हैं, सिवाय इसके कि वे किसी उच्च अधिकारी द्वारा जारी किए गए हों। हे वान ने उत्तर दिया। अच्छा, समझ गया। अब तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। ठीक है, तो मैं अब चलता हूँ। लिन मू ने जवाब दिया और फिर मुड़ गया। कुछ मिनट बाद लिन मू खुशी खुशी कस्बे के केंद्र से निकल गया। उसका दिन खराब शुरुआत के साथ शुरू हुआ था और अब आखिरकार अच्छे की ओर बढ़ रहा था। लिन मू के जाने के बाद हे वान और हे बाओ अपने काम में जुट गए। उन्हें कुछ अपराधियों को पकड़ना था। बाहर लिन मू ने देखा कि गार्ड स्मृतिभ्रंश करने वाले पाउडर के प्रभाव में आए भाड़े के सैनिकों और पैदल यात्रियों की देखभाल कर रहे थे। लिन मू ने एक अनुमान लगाया कि कम से कम 100 लोग जहर से प्रभावित हुए थे। ये वाकई काफी मजबूत और बहुत उपयोगी है, लिन मू ने मन ही मन बुदबुदाया। वास्तव में इसी कारण से ऐसे रासायनिक उत्पादों की हमेशा मांग बनी रहती है। ज़ुकोंग ने कहा। हम शायद मुझे इसे और अधिक मात्रा में प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। लिन मू ने मन ही मन कहा। आप ऐसा कर सकते हैं, या शायद इसे खुद ही सीख भी सकते हैं, ज़ुकोंग ने सुझाव दिया। लिन मू को सीनियर शुकोंग की बातों से थोड़ी हैरानी हुई। तुम्हारा मतलब है, मैं खुद एक कीमियागर बन जाऊं? लिन मू ने सवाल किया। हाँ, अगर आप में प्रतिभा है तो। हमें अभी तक ये पता नहीं है, ज़ुकोंग ने जवाब दिया। प्रतिभा? क्या मैं इसे सामान्य तरीके से नहीं सीख सकती? लिन मू ने पूछा। बेशक आप कड़ी मेहनत से इसे सीख सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि यदि आपके पास आवश्यक प्रतिभा नहीं है, तो सबसे बुनियादी गोलियों को परिष्कृत करना सीखने में भी आपको कई साल लग जाएंगे, ज़ुकोंग ने समझाया। लिन मू ने जवाब में सिर हिलाया और सोचने लगा कि क्या उसमें वह प्रतिभा है। लेकिन उससे पहले मुझे आवश्यक सामग्री और अध्ययन सामग्री जुटानी होगी, है ना? लिन मू ने सवाल किया। जरूरी नहीं। अगर हमें सिर्फ प्रतिभा की जांच करनी है, तो हम ऐसा तब कर सकते हैं जब आप ची शोधन के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएं। उस स्तर पर पहुंचने के बाद हम देखेंगे कि क्या आप ची की ज्वाला प्रज्वलित कर सकते हैं। ज़ुकोंग ने उत्तर दिया। एक ची ज्वाला? लिन मू ने आगे पूछा। ये किसी रसायन शास्त्र की गोली को परिष्कृत करने के लिए सबसे बुनियादी आवश्यकता है। हालांकि गोलियों को परिष्कृत करने के लिए बाहरी ज्वालाओं का भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन ये जांचना कि क्या आप ची ज्वाला प्रज्वलित कर सकते हैं, ये जानने का सबसे तेज तरीका है कि क्या आप रसायन शास्त्री बनने की प्रतिभा रखते हैं। एक रसायन शास्त्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षमता ज्वालाओं और ऊष्मा पर नियंत्रण है, ज़ुकोंग ने समझाया। लिन मू इस बारे में सोचने लगा और सोचने लगा कि क्या उसमें वह प्रतिभा है या नहीं। ज़ुकोंग लिन मू के मन की बात समझ गया, इसलिए उसने दोबारा बात करने का फैसला किया। अगर आप में रसायन शास्त्री बनने की प्रतिभा नहीं है तो निराश मत होइए। आप साधक के अन्य पेशे भी आजमा सकते हैं, ज़ुकोंग ने कहा। वरिष्ठ, एक साधक के अन्य कौन कौन से पेशे होते हैं? लिन मू ने अपनी आंखों में जिज्ञासा लिए पूछा। एक साधक के अन्य लोकप्रिय पेशे हैं शस्त्र निर्माण, आध्यात्मिक औजारों का परिष्करण, संरचना निर्माण और पशुओं को वश में करना। अन्य भी हैं, लेकिन वे इतने प्रचलित नहीं हैं, ज़ुकोंग ने उत्तर दिया। इनमें से कौन सा सीखना सबसे आसान है? लिन मू ने पूछा। इसका कोई एक जवाब नहीं है। प्रतिभा और संसाधनों के आधार पर कुछ पेशे कुछ साधकों के लिए आसान हो सकते हैं और दूसरों के लिए कठिन।
अगर आपके पास कोई प्रतिभा न हो और संसाधन बहुत कम हो तो मेरे हिसाब से फॉर्म क्रिएशन सीखना सबसे आसान है, ज़ुकोंग ने जवाब दिया। वरिष्ठ शुकोंग का जवाब सुनने के बाद लिन मू के मन में कई विचार आने लगे और वह उनमें खो गया। आखिरकार उन्हीं विचारों में खोए खोए अपने घर पहुंच गया। अध्याय 112 मार्ग। घर पहुंचकर लिन मू ने एक गहरी सांस ली। पिछले 24 घंटों में उसने कई घटनाओं का सामना किया था और अब वह मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कर रहा था। उसे थोड़ी बहुत रोमांचक चीजों की उम्मीद रहती थी, लेकिन यह उसके लिए बहुत ज्यादा था। थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। सूर्यास्त होने में अभी 3 घंटे बाकी हैं। लिन मू ने अपने घर का गेट खोलते हुए खुद से बुदबुदाया। आह! वह आंगन में दाखिल हुआ और एक गहरी आह भरी। घर में कदम रखते ही उसे ऐसा लगा मानो थकान उस पर हावी हो रही हो। लिन मू ने रात के लिए पहले से ही कुछ काम तय कर रखे थे, इसलिए वह थोड़ी देर साधना और आराम करना चाहता था। उसके लिए अजीब बात यह थी कि साधना काफी सुकून देने वाली थी और इससे उसकी ऊर्जा भी वापस आ जाती थी। लिन मू अपने शयन कक्ष का दरवाजा खोलने ही वाला था कि उसे अपने पेट में गुड़गुड़ाहट सुनाई दी। अरे, इन सब बातों के चक्कर में मैं खाना खाना ही भूल गया। लगता है कुछ बनाना पड़ेगा। लिन मू ने मन ही मन सोचा। लिन मू रसोई में गया और उसने कुछ प्रेतात्माओं का मांस पकाया। 15 मिनट बाद उसका खाना खत्म हो गया और वह पालती मारकर अपने बिस्तर पर बैठा था। आखिरकार लिन मू ने बुदबुदाया। इसके बाद उन्होंने हृदय विदारक सूत्र का जाप शुरू किया और अपनी साधना शुरू कर दी। लिन मू ने पाया कि उनकी साधना की गति में कुछ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जिस सुबह हेई वेन के साथ वह अजीब घटना घटी थी, तब से लिन मू को ऐसा महसूस होने लगा था मानो हृदय विखंडन सूत्र के बारे में उसकी समझ थोड़ी बढ़ गई हो। लिन मू ने 2 घंटे साधना की, जिसके बाद उनके दांतियान में ऊर्जा पूरी तरह से भर गई, बल्कि बढ़ भी गई। उन्होंने अपनी ऊर्जा की मात्रा मापी और पाया कि उनके पास 900 से कुछ अधिक ऊर्जा थी। उन्होंने ये भी पाया कि वरिष्ठ शुकोन के अनुसार उनके दांतियान की क्षमता लगभग 1000 ऊर्जा होनी चाहिए थी। लेकिन अब जब उनके दांतियान में 900 ऊर्जा थी, तब भी वह पूरी तरह से भरा हुआ नहीं था। शायद वह लगभग 60% ही भरा था। इसका कारण समझ न आने पर उन्होंने वरिष्ठ शुकोन से पूछने का निर्णय लिया। वरिष्ठ ज़ुकोंग, ऐसा लगता है कि मेरे दांतियान की क्षमता किसी तरह बढ़ गई है, लिन मू ने कहा। ज़ुकोंग इस समय अपनी साधना में लीन था। उस पर राक्षसी पथ की आभा का पूरा प्रभाव पड़ा था, इसलिए उसे कुछ मामूली चोटें आई थीं। उसने अभी अभी उनका उपचार पूरा किया ही था कि उसे लिन मू की आवाज सुनाई दी। ज़ुकोंग अपनी समाधि से जागा, लेकिन रहस्यमयी अंगूठी के भीतर मौजूद अत्यंत शुद्ध स्थानिक ऊर्जा को अवशोषित करता रहा। अगर लिन मू उसे अभी देखता तो उसे पता चलता कि उसका आकार भी थोड़ा बढ़ गया है। पहले ज़ुकोंग छोटी उंगली के सिरे जितना छोटा था, लेकिन अब वह तर्जनी उंगली के सिरे जितना बड़ा हो गया था। ओह, तो आखिरकार तुमने ध्यान दे ही दिया, ज़ुकोंग ने कहा। लिन मू को ये जानकर थोड़ी हैरानी हुई कि ज़ुकोंग को पहले से ही इस बारे में पता था। वरिष्ठ, आपका क्या मतलब है? लिन मू ने सवाल किया। तुम्हारे दांतियान की क्षमता कुछ समय से बढ़ रही है। मुझे इसका सटीक कारण तो नहीं पता, लेकिन ये काफी समय से हो रहा है। पिछली बार जब मैंने जांच की थी तो तुम्हारे दांतियान की क्षमता लगभग 1300 आध्यात्मिक ऊर्जा स्पिरिट ची थी। ज़ुकोंग ने उत्तर दिया। 1300 आध्यात्मिक ऊर्जा के अंश? लेकिन वरिष्ठों के लिए तो यह और भी अधिक प्रतीत होता है। मेरा दांतियान तो केवल 60% ही भरा है, लिन मू ने उत्तर दिया। अरे, सिर्फ 60%? ऐसा लगता है कि आपके दांतियान की क्षमता अब लगभग 1500 आध्यात्मिक ऊर्जा तरंगों तक बढ़ गई है। यह अच्छी बात है, इसलिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, ज़ुकोंग ने कहा। लेकिन क्या इस तरह से मुझे ची शोधन के अंतिम चरण तक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगेगा, वरिष्ठ? लिन मू ने चिंता से पूछा। इसमें बेशक ज्यादा समय लगेगा, लेकिन इसे इस तरह समझो, तुम्हारे पास अन्य साधकों की तुलना में अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा भंडार होगा और तुम युद्ध में लंबे समय तक टिक पाओगे। और हाँ, जब तुम अंततः अगले चरण तक पहुंचोगे तो तुम और भी अधिक शक्तिशाली हो जाओगे, ज़ुकोंग ने समझाया। लिन मू को इसके फायदे समझ में आ गए और उसने सहमति में सिर हिलाया। मैं समझ गई, सीनियर, लिन मू ने जवाब दिया।
लिन मू ने अनुमान लगाया कि होंग लुओ की मदद करने के लिए भाड़े के सैनिकों के शिविर के लिए रवाना होने में अभी भी लगभग 30 मिनट बचे होंगे, इसलिए उसने वरिष्ठ जुकोंग से कुछ और मामलों के बारे में पूछने का फैसला किया जो उसे कुछ समय से परेशान कर रहे थे। वरिष्ठ जी, नगर प्रमुख के कार्यालय में मेरे साथ वास्तव में क्या हुआ था? आपने मुझसे कहा था कि आप बाद में समझाएंगे। लिन मू ने सवाल किया। आहा, हाँ, आपने 9 दिव्य सूत्रों में से एक नए सूत्र को जागृत किया है ना? शुकोंग ने उत्तर दिया। जी सीनियर, बर्निंग हॉट सूत्र। लिन मू ने कहा। जब आप बर्निंग हॉट सूत्र प्राप्त कर रहे थे तब मैंने उस रहस्यमय अंगूठी के भीतर हुए परिवर्तनों को देखा, शुकोंग ने उत्तर दिया। इसके बाद शुकोंग ने उस रहस्यमयी अंगूठी में देखी गई सभी घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया। उसने कुछ हिस्सों को छिपा लिया, जैसे कि चेहरा बदलने वाला हृदय दानव और सच्ची भव्य गठन सरणी, क्योंकि वह जानता था कि लिन मू उनके लिए तैयार नहीं था। सच्ची भव्य गठन सरणी उसकी समझ से परे थी, जबकि हृदय दानव एक संवेदनशील विषय था जो उसे मानसिक रूप से परेशान और आहत कर सकता था। लिन मू धैर्यपूर्वक वरिष्ठ शुकोंग की व्याख्या सुन रहा था। 5 मिनट बाद व्याख्या समाप्त हुई और लिन मू को थोड़ा अजीब लगा कि इतनी सारी बातें उसकी जानकारी के बिना घटित हो गईं। हालांकि उसकी सबसे अधिक रुचि वरिष्ठ शुकोंग द्वारा वर्णित राक्षसी पथ में थी। ये राक्षसी मार्ग क्या है, वरिष्ठ? या यूं कहें कि ये मार्ग क्या हैं जिनके बारे में आपने पहले बात की थी? लिन मू ने प्रश्न किया। एक मार्ग को सरल शब्दों में संपूर्ण प्रकार की साधना का समामेलन कहा जा सकता है। इसमें वे दिव्य नियम शामिल हैं जो नश्वर और अमर दोनों को नियंत्रित करते हैं। जहां तक राक्षसी मार्ग की बात है, इसे वह सब कुछ कहा जा सकता है जो एक राक्षस अपनी साधना के दौरान सीखता और अनुभव करता है। जुकोंग ने उत्तर दिया। फिर उसने लिन मू के चेहरे पर उलझन भरे भाव देखे और समझ गया कि उसे इसे और गहराई से समझाना होगा, शायद और उदाहरणों के साथ। इस प्रकार जुकोंग ने अपना स्पष्टीकरण शुरू किया। लिन मू को 9 दिव्य हृदय सूत्रों से प्राप्त तीनों सूत्र विभिन्न मार्गों का प्रतिनिधित्व करते थे। शांत हृदय सूत्र बौद्ध मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें शांति, स्थिरता, दया और ज्ञानोदय के गुण समाहित हैं। सेवरिंग हॉट सूत्र तलवार मार्ग का प्रतिनिधित्व करता था और इसमें उग्रता, अडिग व्यवहार, दृढ़ता, धार्मिकता, अटूट इच्छाशक्ति और सर्वोच्चता जैसे गुणों का संयोजन था। बर्निंग हॉट सूत्र राक्षसी मार्ग का प्रतिनिधित्व करता था और इसमें हिंसा, क्रोध, शक्ति, अनियंत्रित इच्छा शक्ति और स्वतंत्रता की विशेषताएं समाहित थीं। शुकोंग ने नगर प्रमुख को मारते समय लिन मू द्वारा प्रदर्शित अदम्य शक्ति को सर्वप्रथम राक्षसी शक्ति बताया था। राक्षसी शक्ति दानव जाति की जन्मजात क्षमता होती है और यह उपयोगकर्ता की शक्ति को बढ़ाती है, साथ ही उनकी संवेदनहीनता को कम करती है और उनकी इंद्रियों को सुस्त कर देती है। लेकिन जब लिन मू ने ब्लिंक कौशल और अपनी आध्यात्मिक चेतना का कुशलतापूर्वक उपयोग दिखाया, तो जुकोंग ने वह विचार त्याग दिया। जब उसे पता चला कि लिन मू ने बर्निंग हॉट सूत्र प्राप्त कर लिया है, तभी उसे समझ आया कि यह कोई राक्षसी शक्ति नहीं है, फिर भी राक्षसी मार्ग से संबंधित है। सीनियर शुकोंग की व्याख्या सुनने के बाद लिन मू चुप रही और कुछ मिनटों तक उस पर विचार करती रही। राक्षस क्या होते हैं? लिन मू ने सीनियर जुकोंग के शब्दों पर विचार करने के बाद सवाल किया। लिन मू राक्षस शब्द का अर्थ जानता था, उसने बचपन में बड़ों से सुनी कहानियां भी सुनी थीं। कहानियों में उन्हें दुष्ट और निर्दयी प्राणी बताया जाता था जो लोगों को बेरहमी से मार डालते थे और खा जाते थे। संक्षेप में, उनका इस्तेमाल बच्चों को डराकर अनुशासन सिखाने के लिए किया जाता था। राक्षस जाति से संबंधित प्राणियों के लिए एक सामान्य शब्द है। राक्षसी जाति में कई प्रकार के राक्षस या प्रजातियां हैं। वे वास्तव में मनुष्यों की तरह ही असंख्य लोकों में पाई जाने वाली एक सामान्य जाति हैं। जुकोंग ने उत्तर दिया। रुको, तो क्या राक्षस सचमुच मौजूद हैं? लेकिन क्या उन्हें दुष्ट और खतरनाक नहीं माना जाता? लिन मू ने उलझन में पूछा। हाँ, वे मौजूद हैं। दानव इस ब्रह्मांड की अन्य बुद्धिमान प्रजातियों की तरह ही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उनकी संस्कृति और विशेषताएं अलग हैं। हालांकि उनमें हिंसा और क्रोध की प्रवृत्ति होती है, लेकिन वे जन्मजात दुष्ट नहीं होते। हालांकि वे दिखने में मनुष्यों से काफी अलग होते हैं, क्योंकि उनमें शल्क, सींग, पंख, पूंछ आदि जैसी विशेषताएं होती हैं। जुकोंग ने समझाया। लिन मू को अचानक वह विशाल लाल मैदान याद आ गया जहां वह पहले था। खून से लथपथ जमीनें जो असीम दूरियों तक फैली हुई थीं और लाल आसमान जो किसी के भी अस्तित्व से डर पैदा कर देता था।
उसे वहां देखे गए विभिन्न प्राणी याद आ गए, वही प्राणी जिन्होंने उसे बनिंग हॉट सूत्र सिखाया था। ये सब याद करते हुए लिन मू अनजाने में ही एक तरह की तन्मयता में चला गया। उसकी यादों में वे प्राणी बनिंग हॉट सूत्र का जाप करने लगे और वह भी उनके साथ साथ जाप करने लगा। लिन मू के हाथ में मौजूद रहस्यमय अंगूठी फिर से बजने लगी और उसके भीतर स्थित दिव्य वेदी पुनः सक्रिय हो गई। राक्षसी मार्ग की आभा अंगूठी में फिर से प्रकट हुई और लिन मू के शरीर से भी निकलने लगी। तारांकन 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 तारांकन। उत्तरी वन के सुदूर भाग में बर्फीले पहाड़ों के पार एक मंदिर था। यह मंदिर पहाड़ों की एक श्रृंखला के बीच छिपा हुआ था और एकांत सा प्रतीत होता था। मंदिर के शिखर पर एक घंटी लटकी हुई थी जो देखने में पीतल की लगती थी, लेकिन उस पर बहुत जंग लगी हुई थी। इससे स्पष्ट होता था कि यह घंटी बहुत पुरानी है और समय के उतार चढ़ाव को झेल चुकी है। अचानक इस मंदिर के शीर्ष पर लटकी घंटी बजने लगी। घंटी की आवाज पहाड़ों में गूंज उठी और दूर दूर तक फैल गई। मंदिर की सतह के बहुत नीचे एक प्राचीन शक्ति जागृत हुई। जल्द ही। अध्याय 113 अनुमोदन। ज़ुकोंग ने तुरंत ही राक्षसी मार्ग की आभा को महसूस किया और जांच करने के लिए इथरियल वेदी की ओर दौड़ा। पहले से अलग, राक्षसी मार्ग की आभा ने उसे पास तक नहीं जाने दिया। वेदी की जांच करना तो दूर की बात थी। इस बार क्या हो रहा है? ज़ुकोंग ने बुदबुदाते हुए कहा। ज़ुकोंग ने लिन मू से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कोई और विकल्प न होने पर उसने उसके मन में झांकने का प्रयास किया। उसे उम्मीद थी कि पिछली बार की तरह इस बार भी कोई बाधा आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय उसकी आध्यात्मिक चेतना उसकी इच्छाशक्ति के विरुद्ध ही उसमें समा गई। ये तो काफी अजीब है, ज़ुकोंग ने सोचा जब उसने देखा कि उसकी आत्मा बोध क्षमता को अंदर की ओर खींचा जा रहा है। ज़ुकोंग आसानी से विरोध कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसे अपने अंदर समा जाने दिया। वह सोच रहा था कि लिन मू के मन में आखिर क्या चल रहा है। कुछ ही सेकंड बाद उसकी आत्मा लिन मू के मन में पहुंच गई और उसने वहां हो रहे बदलावों को देखना शुरू कर दिया। जैसे ही ज़ुकोंग की दृष्टि के सामने रक्त से लथपथ भूमि का विशाल विस्तार प्रकट हुआ, वातावरण धीरे धीरे आकार लेने लगा। फिर खाली आकाश रक्त की तरह लाल हो गया और दुर्गंधयुक्त ऊर्जा के बादल क्षितिज पर फैल गए। फिर इस विशाल क्षेत्र के बीचों बीच अकेले लिन मू प्रकट हुए और उनके साथ कई अन्य आकृतियां भी। ये आकृतियां मात्र परछाई थीं और इनमें शल्क, पूंछ, पंख और सींग जैसी विशेषताएं थीं। कुछ बड़ी थीं, कुछ छोटी, लेकिन उनकी सबसे खास विशेषता वह आभा थी जो उनके बोलने पर हर बार निकलती थी। असंख्य आकृतियों की आवाजें आपस में मिल गईं और राक्षसी मंत्रों के एक सम्मिश्रण में बदल गईं। ये राक्षसी आकृतियां एक अज्ञात भाषा में मंत्रोच्चार कर रही थीं जिसे ज़ुकोंग समझ नहीं सकता था, फिर भी उसकी लय को महसूस कर सकता था। लिन मू वहां सभी राक्षसी आकृतियों के बीच चुपचाप खड़ा था, मानो किसी भाव में डूबा हुआ हो। उससे केवल उसके होठों से निकल रहे मंत्रों की ही हलचल महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह राक्षसी आकृतियों के पीछे पीछे दोहरा रहा हो। मंत्रों के बार बार जाप के साथ राक्षसी आकृतियों की आभा लिन मू के शरीर में उसकी त्वचा के माध्यम से प्रवेश करती जाती थी। समय के साथ लिन मू की त्वचा पर लाल झिल्ली की एक पतली परत बन गई थी। ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर राक्षसी आभा के अनुकूल ढल रहा हो। इस दृश्य को देखकर ज़ुकोंग को सदमे के अलावा और कुछ महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि क्या हो रहा है। राक्षसी मार्ग की इच्छा, ज़ुकोंग ने विस्मय से कहा। कैसे? इसकी स्वीकृति तो केवल आदिम प्राणियों के वंशजों को ही मिल सकती है, ज़ुकोंग ने कहा। उसने राक्षसी आकृतियों को करीब से देखा और पुष्टि की कि वे वास्तव में वही थी जो उसने सोची थी। गोधूली बेला के ऋषि भी इसकी स्वीकृति प्राप्त करने में असफल रहे, फिर भी लिन मू कर सकता है। ये सचमुच आश्चर्यजनक है, ज़ुकोंग ने विस्मय व्यक्त किया। अगर दूसरी इच्छाएं भी जागृत हो गईं, तो स्वर्ग में उथल पुथल मच जाएगी। मुझे इस पर कड़ी नजर रखनी होगी, ज़ुकोंग ने मन ही मन बुदबुदाया। कुछ मिनट बाद राक्षसी पथ की आभा गायब हो गई और लिन मू के मन में चल रहा दृश्य भी मिट गया। ज़ुकोंग ने अपनी आध्यात्मिक चेतना को वापस खींच लिया और देखा कि दिव्य वेदी भी शांत हो गई थी। आखिरकार ये खत्म हो गया। अब बस यही देखना बाकी है कि इसका लिन मू पर क्या असर हुआ। ज़ुकोंग ने अपनी बात समाप्त की। उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। 1 मिनट बाद ही लिन मू अपनी समाधि से जाग उठा।
उसने अपनी आंखें खोली और एक पल के लिए उनकी आंखें चमक उठीं। अगर कोई उस पल को रोककर लिन मू की आंखों में देखता तो उसे राक्षसों का एक अंतहीन सागर विस्मृति की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता, उनकी आभा आकाश में फैलती हुई, स्वर्ग को दूषित करती हुई। हा हा हा। लिन मू ने चारों ओर देखते हुए राहत की सांस ली। क्या हुआ? लिन मू ने पूछा। जुकोंग ने पहले ही तय कर लिया था कि वह लिन मू को उसके साथ हुई घटना के बारे में सच नहीं बताएगा। यह उसके लिए बहुत ज्यादा था और उसकी साधना के स्तर को देखते हुए इससे उसे केवल थोड़े समय के लिए ही नुकसान होता। इच्छाओं में से किसी एक की स्वीकृति प्राप्त करना उसके जैसे निम्न स्तर के साधक के लिए अच्छा नहीं था। बेहतर यही था कि इसे यथासंभव लंबे समय तक छिपाकर रखा जाए। अफसोस की बात है कि लिन मू या जुकोंग को इस बात का पता नहीं था कि किसी को पहले ही इस घटना की जानकारी मिल चुकी थी। तुम्हें एक बार फिर ज्ञानोदय का अनुभव हुआ? हालांकि ये क्षणिक था, जुकोंग ने उत्तर दिया। अरे क्या ये इतनी बड़ी बात है? लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया, मुझे तो अभी अभी बर्निंग हॉट सूत्र मिला है। लिन मू ने जवाब दिया। ज्ञानोदय और दिव्य अनुभव ऐसी चीजें नहीं हैं जिन्हें मांगा या जाना जा सके। ये साधक के भाग्य और किस्मत के अनुसार घटित होते हैं। इनकी कार्यप्रणाली रहस्यमय है और महान दाव द्वारा छिपी हुई है, जुकोंग ने गूढ़ लहजे में कहा। लिन मू चुपचाप बैठा रहा और वरिष्ठ शुकोन के शब्दों के अर्थ पर विचार करता रहा। 5 मिनट बाद उसे लगा कि वह इसे काफी हद तक समझ चुका है और संतुष्ट हो गया। लिन मू ने यह जानने की कोशिश की कि उसे बर्निंग हॉट सूत्र की कितनी समझ है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से पाया कि यह अभी भी बाहरी समझ के पहले चरण में ही है। वरिष्ठ, ऐसा नहीं लगता कि इसे समझने में मुझे कोई खास प्रगति हुई है, लिन मू ने कहा। बेशक आप अन्य 2 सूत्रों की तरह ही तेजी से प्रगति की उम्मीद नहीं कर सकते। आपको इसे धीरे धीरे और स्थिरता से समझना होगा। महान ज्ञानोदय तो केवल ईश्वर की कृपा से ही संभव है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आपको अपने स्वयं के प्रयास ही करने होंगे, शुकोंग ने ज्ञानी स्वर में उत्तर दिया। जी वरिष्ठ, लिन मू ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। लिन मू की नजर खिड़कियों पर पड़ी और उसने महसूस किया कि सूर्यास्त का समय हो चुका था। रोशनी मंद पड़ चुकी थी और दूर बादलों में छिपा हुआ हल्का सा अर्धचंद्राकार चंद्रमा भी दिखाई दे रहा था। मुझे अब निकलना चाहिए, मुझे हॉन्ग लुओ की मदद करनी है, लिन मू को याद आया। लिन मू उठ खड़ा हुआ और तरोताजा और तनाव मुक्त महसूस करते हुए अपने शरीर को अंगड़ाई ली। साधना सत्र ने उसकी आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त कर लिया था और थोड़े समय के लिए प्राप्त ज्ञान ने उसके मन को शांत कर दिया था। उसका पेट आध्यात्मिक पशु के मांस से तृप्त था और उसका मन दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। आंगन छोड़ने से पहले उसने सब कुछ जांच लिया और सुनिश्चित कर लिया कि उसके पास सब कुछ है। लिन मू ने मूल रूप से हेई कोर से बात करने से पहले टाउनहेड के कार्यालय और शयन कक्ष से एकत्रित वस्तुओं और दस्तावेजों की जांच करने का इरादा किया था। लेकिन अब जब उसे देर हो चुकी थी, तो उसने फैसला किया कि वह इसे कल करेगा। लिन मू गली में दाखिल हुआ और उसने लोगों को सामान्य रूप से घूमते देखा। वे अभी भी थोड़े डरे हुए और घबराए हुए लग रहे थे, लेकिन कस्बे के मुखिया और हान लेई की मृत्यु की खबर सुनने के बाद उसने जितना सोचा था, स्थिति उतनी खराब नहीं थी। ऐसा लगता है कि हेई वान ने संकट के बाद की स्थिति को अच्छी तरह से संभाला है। कर्फ्यू लागू नहीं है और लोग भी अपेक्षाकृत शांत दिख रहे हैं, लिन मू ने कहा। ऐसा ही लगता है, लेकिन हमें अभी भी नहीं पता कि इसके बारे में पता चलने पर अपराधियों की क्या प्रतिक्रिया होगी। आज रात आपको सावधान और सतर्क रहने की जरूरत होगी, जुकोंग ने जवाब दिया। लिन मू ने बस सिर हिलाकर जवाब दिया और पश्चिमी जिले की ओर चल पड़ा जहां भाड़े के सैनिकों का शिविर स्थित था। रास्ते में उसने लोगों को आज की घटनाओं और दोषी के बारे में चर्चा करते देखा। क्या आपने उस उच्च अधिकारी के बारे में सुना है जो शहर में आया है? एक व्यक्ति ने दूसरे से पूछा। हाँ, ऐसा लगता है कि वह कस्बे में व्याप्त समस्याओं को सुलझाने में मदद करने वाली है, दूसरे व्यक्ति ने जवाब दिया। मुझे आश्चर्य है कि ऐसा करने के पीछे दोषियों की क्या सोच थी। क्या वे मेयर की प्रतिशोध की कार्रवाई से डरते नहीं हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर वे डरे हुए होते तो इसके बारे में सोचते भी नहीं, करना तो दूर की बात है। और अब जब उन्होंने वाइस कैप्टन और टाउन हेड को मार डाला है, तो यह मेयर के मुंह पर थूकने के अलावा और कुछ नहीं है। इस बात की कोई संभावना नहीं है कि महापौर इस मामले को यूं ही जाने देंगे। उनकी प्रतिष्ठा को चुनौती मिल चुकी है।
अपनी यात्रा के दौरान लिन मू ने कई लोगों को आपस में बात करते सुना। लगभग हर कोई दोषियों, हे वान या महापौर के बारे में बात कर रहा था। ऐसा लगता है कि उन्हें लगता है कि हे वान को मेयर ने जानबूझकर भेजा था, लिन मू ने बुदबुदाया। मुझे लगता है इससे हमें फायदा होगा। अब दोषियों को न सिर्फ ये सोचना पड़ेगा कि कहीं उनके बीच कोई गद्दार तो नहीं है, बल्कि उन्हें नगर महापौर के गुस्से का भी सामना करना पड़ेगा। लिन मू ने पश्चिमी जिले में पहुंचते हुए ये सोचा। जैसे ही वह उस इलाके में दाखिल हुआ, उसे फर्क नजर आया। इलाके में गश्त कर रहे गार्डों की संख्या बढ़ गई थी। रिहायशी इलाके में भी उसे इतने गार्ड नहीं दिखे, लेकिन उसने इसका कारण सुबह का समय होना समझा। रात में वहां और अधिक पहरेदार होने चाहिए, लिन मू ने अनुमान लगाया। वह जल्द ही भाड़े के सैनिकों के शिविर में पहुंच गया और देखा कि वह मशालों और दीपों से जगमगा रहा था। सभी भाड़े के सैनिक सक्रिय प्रतीत हो रहे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। तंबुओं के बीच बने रास्तों पर भाड़े के सैनिकों के छोटे छोटे दल नियमित अंतराल पर गश्त करते दिखाई दे रहे थे। भाड़े के सैनिकों की संख्या में भी काफी वृद्धि हो गई थी। लिन मू का अनुमान था कि इस समय यहां 300 से अधिक भाड़े के सैनिक मौजूद होने चाहिए। क्या उत्तरी जंगल से कुछ भाड़े के सैनिक वापस आए हैं? लिन मू ने सोचा। ये सोचते हुए अचानक उसने शिविर के केंद्र में हॉन लुओ के साथ बैठे भाड़े के सैनिकों के एक समूह को देखा। भाड़े के सैनिक अच्छी तरह से सुसज्जित थे और लिन मू ने ये भी देखा कि हॉन लुओ उनके प्रति काफी सम्मानजनक व्यवहार कर रहा था। उस समूह में 5 भाड़े के सैनिक थे, जिनमें 4 पुरुष और चाबुक चलाने वाली एक महिला शामिल थी। अध्याय 114 छिपकर बातें सुनना। लिन मू चलता रहा और करीब आता गया, फिर भी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वे सब अपनी अपनी बातचीत में मग्न लग रहे थे। जब वह उनके काफी करीब पहुंचा और उनकी बातें सुनने लगा, तब उसे इसका कारण समझ आया। अब हम इस समस्या का समाधान कैसे करें? उनमें से एक व्यक्ति ने पूछा। हम निश्चित रूप से वही रास्ता नहीं अपना सकते जो हमने पहले अपनाया था। हम बहुत निष्क्रिय थे, हमें पहले से ही पता है कि उस समय क्या हुआ था। एक अन्य व्यक्ति ने कहा। हाँ, मेयर लंबे समय से कोई जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया है। एक छोटे कद के व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए कहा। यह मत भूलो कि उसने प्रतिक्रिया सिर्फ इसलिए दी क्योंकि नगर प्रमुख और उपकप्तान की मृत्यु हो गई थी। अगर उसकी प्रतिक्रिया का स्तर यही है, तो भगवान ही जाने वह और क्या क्या अनदेखा करता होगा। एक हटे कट्टे आदमी ने थोड़े गुस्से भरे चेहरे के साथ कहा। मुझे हमेशा से लगता था कि वुलिम शहर का मेयर अजीब है। हाल की घटनाओं ने तो मेरी यह धारणा और भी पुख्ता कर दी है। चाबुक लिए महिला ने जवाब दिया। होन लुओ, जो अब तक चुप थी, आखिरकार बोली। साथियों, मैं जानता हूं कि यह हमारे लिए कठिन रहा है, लेकिन अब जब आप सभी अंततः यहाँ हैं, तो मुझे विश्वास है कि हम इस संकट से मिलकर पार पा सकते हैं। समूह के मुखिया के रूप में बैठा गंभीर दिखने वाला भाड़े का सैनिक हॉन लुओ के बोलने के बाद उसकी ओर देखने लगा। आप कुछ हद तक सही हैं, लेकिन हमें अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। अगर वे बिना किसी को पता चले किसानों को उठा ले जा सकते हैं, तो अपराधी बहुत ताकतवर हैं और निस्संदेह वे खुद भी किसान ही हैं। गंभीर दिखने वाले उस व्यक्ति ने कहा। उसके समूह में मौजूद सभी लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। इसे देखकर यह स्पष्ट हो गया कि वह व्यक्ति अपने साथियों के बीच बहुत सम्मान और प्रतिष्ठा रखता था। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है नेता तेंग, मैंने कस्बे के एक साधक से भी मदद ली है, हॉन लुओ ने कहा। हॉन लुओ की बातें सुनकर समूह में मौजूद सभी लोगों की निगाहें थोड़ी तेज हो गईं और सब उसकी ओर मुड़ गए। समूह के नेता तेंग ने भी ऐसा ही किया और जिज्ञासा भरी नजरों से हॉन लुओ को देखा। और आपने जिस व्यक्ति से पूछा है, वह किस तरह का साधक है? क्या आपको यकीन है कि वह व्यक्ति भरोसेमंद है? नेता तेंग ने सवाल किया। अपने ऊपर टिकी कई निगाहों को देखकर हॉन लुओ घबरा गया और थोड़ा नर्वस महसूस करने लगा। ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि ये लोग उसके सहकर्मी थे, बल्कि उनकी शक्तियों और साधना स्तर में अंतर के कारण भी था। हालांकि हॉन लुओ स्वयं शोधन के चरम स्तर पर था, लेकिन उसकी साधना तकनीक इन लोगों की तुलना में कहीं कमतर थी। इस समूह में केवल 2 ही लोग उसकी साधना के स्तर के बराबर थे, लेकिन बाकी लोग भी कमतर नहीं थे। 5 में से केवल 2 ही शोधन के चरम स्तर पर थे, जबकि अन्य 3 शोधन के अंतिम चरण में थे। यदि शोधन के चरम स्तर पर मौजूद दोनों विशेषज्ञ उससे न भी लड़ते, तो भी बाकी 3 उसे समाप्त करने के लिए पर्याप्त थे।
आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूं वह भी चीशोधन के चरम स्तर पर है, होंग लुओ ने कहा। होंग लुओ की बातों से वे पांचों लोग अप्रभावित दिखे और उसे घूरते रहे। हमारे पास पहले से ही 2 लोग हैं, आपको मिलाकर 3, जो चीशोधन के उच्चतम स्तर पर हैं। उस नए व्यक्ति का क्या उपयोग होगा? और आपने उसे किस प्रकार का इनाम देने का वादा किया है? यदि इनाम बहुत अधिक है तो हमें केवल नुकसान ही होगा। छोटे कद के भाड़े के सैनिक ने कहा। ऐसा नहीं है, जिनसे मैंने मदद मांगी है वे कोई साधारण साधक नहीं हैं। वे चीशोधन के चरम स्तर पर तो हैं ही, साथ ही उनकी उम्र भी केवल 15 वर्ष है और उन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना को भी परिष्कृत कर लिया है, होंग लुओ ने उत्तर दिया। होंग लू की बातें सुनकर भाड़े के सैनिकों के भावों में आए बदलाव को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। उनमें से कुछ सदमे से मुंह खोले खड़े थे, जबकि नेता और चाबुक चलाने वाली महिला की आंखें चौड़ी हो गई थीं और उनकी उंगलियां भींची हुई थीं। तुम्हारा क्या मतलब है? होंग लू की बातों पर संदेह जताते हुए भाड़े के सैनिकों में से एक ने कहा। हाँ, क्या आपको खुद यकीन है कि आप क्या कह रहे हैं? एक और भाड़े के सैनिक ने पूछा। हाँ, मुझे पूरा यकीन है। मैंने उनकी आध्यात्मिक क्षमता को प्रत्यक्ष रूप से देखा है और उनसे मुलाकात भी की है। जहां तक इनाम की बात है, वे काफी संयमित और विनम्र थे। उन्होंने खुले तौर पर कुछ भी नहीं मांगा और शिविर की निगरानी में मदद के बदले में केवल कुछ स्वास्थ्यवर्धक और शक्तिवर्धक गोलियां मांगी, होंग लुओ ने समझाया। हेरिंग होंग लू के स्पष्टीकरण के बाद पांचों भाड़े के सैनिक 1 मिनट के लिए चुप हो गए। कोड़े लिए खड़ी महिला अपनी जिज्ञासा को और रोक नहीं सकी और बोल पड़ी। आप जानते ही हैं कि यदि वह वैसा ही है जैसा आप कह रहे हैं, तो हमें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। उस उम्र और प्रतिभा का साधक आसानी से नहीं मिलता। इस बात की कोई संभावना नहीं है कि वह पहले से ही किसी शीर्ष संप्रदाय का शिष्य न हो या किसी कुलीन परिवार के संरक्षण में न हो। उसकी बातें सुनकर होंग लुओ और भी गंभीर हो गया और उसने इस बारे में मन ही मन सोचना शुरू कर दिया। मुझे लगता है सब ठीक रहेगा। मतलब, उसने खुद इसे मंजूरी दी है और मुझे शक है कि अगर वह संप्रदाय से दूर है तो उस पर नजर रखने के लिए कोई वरिष्ठ अधिकारी न हो। मुझे लगता है कि यह हमारे लिए एक अतिरिक्त फायदा है। अगर इस वजह से वह किसी मुसीबत में पड़ भी जाता है तो कम से कम हमें पता है कि वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में अपराधी बच नहीं पाएगा, होंग लुओ ने अनुमान लगाया। जो नेता इतने समय से सोच में डूबा हुआ था, आखिरकार वह अपनी सोच से बाहर आया और होंग लुओ की ओर ध्यान देने लगा। उम्मीद है कि यह वैसा ही हो जैसा आप सोच रहे हैं। वरना कल्पना कीजिए कि महान झोउ साम्राज्य के युवराज के समान प्रतिभा वाला एक साधक इस छोटे से कस्बे में आ गिरे। नेता तेंग ने बोलना शुरू किया और फिर बीच में ही रुक गए। यदि पांचों भाड़े के सैनिक पहले केवल चौंके हुए थे तो अब वे पूरी तरह से भयभीत हो गए थे। उन्होंने महान झोउ साम्राज्य के युवराज की उपलब्धियों के बारे में पहले ही सुना था। युवराज को हाल ही में 20 वर्ष की आयु में कोर फॉर्मेशन क्षेत्र प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति के रूप में घोषित किया गया था। हालांकि लोग जानते थे कि यह बात केवल कुलीन परिवारों पर लागू होती थी, न कि शीर्ष संप्रदायों पर। यह एक सर्वविदित लेकिन अप्रमाणित तथ्य था कि शीर्ष संप्रदायों के पास शिष्यों की एक छोटी सी सेना होती थी जो युवराज के समान ही महत्वपूर्ण होती थी। यहाँ तक कहा जाता था कि शीर्ष संप्रदायों के सभी प्रमुख शिष्य वास्तव में युवराज से कहीं अधिक श्रेष्ठ और प्रतिभाशाली थे। यहाँ तक कि दबी आवाज में यह अफवाह भी फैली थी कि सबसे कम उम्र के साधक का वास्तविक रिकॉर्ड 20 वर्ष का नहीं बल्कि 17 वर्ष का था। फिर भी यह अज्ञात था कि किस साधक या संप्रदाय के शिष्य को यह उपाधि प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त था। हालांकि अधिकांश लोगों को ये 3 साल का मामूली अंतर लग सकता है, लेकिन वे ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस स्तर के साधक को तैयार करने के लिए कितने संसाधनों और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। कुछ महीनों का अंतर भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, 3 साल के पूरे अंतर की तो बात ही क्या है। भाड़े के सैनिकों की बातें सुनकर लिन मू काफी देर पहले ही रुक गया था। उनकी बातचीत उसके लिए बहुत ज्ञानवर्धक और रोचक थी, इसलिए उसने बीच में दखल न देने का फैसला किया और दूर से ही देखता रहा। जब बातचीत लिन मू की ओर मुड़ी तब भी वह चुप रहा और सुनता रहा। उसे पता था कि अगर वह बीच में आ गया तो अभी चल रही यह खुलकर बातचीत आसानी से गुम हो जाएगी। लिन मू पूरे 30 मिनट तक वहीं खड़ा रहा और इन 30 मिनटों में उसे दुनिया के बारे में इतनी खबरें सुनने को मिली जितनी उसने पिछले 1 साल में भी नहीं सुनी थी।
कुछ जानकारियों ने उसके ज्ञान का दायरा बढ़ाया जबकि कुछ ने उसे थोड़ा घबराया हुआ और अनिश्चित महसूस कराया। अधिकांश बातचीत समाप्त हो जाने और सही समय आ जाने की पुष्टि करने के बाद लिन मू ने लड़ाई में शामिल होने का फैसला किया। उसका आगमन भाड़े के सैनिकों के लिए, विशेषकर नेता और चाबुक चलाने वाली महिला के लिए थोड़ा आश्चर्यजनक था। लिन मू को तुरंत ही अपने ऊपर फैलती हुई आध्यात्मिक संवेदनाओं का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्हें अपने पास आने से पहले ही रोक दिया। यह एक वास्तविक खतरे से ज्यादा एक दोस्ताना चेतावनी थी, इसलिए लिन मू ने पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। फिर भी लिन मू को यह नहीं पता था कि हाल ही में उन्हें जो ज्ञानोदय का अनुभव हुआ था, उससे उनके व्यवहार और व्यक्तित्व में बदलाव आ गया था। ये बदलाव उनके आचरण और यहाँ तक कि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा की संयमितता में भी परिलक्षित हुआ। जब भाड़े के सैनिकों ने लिन मू की आत्मा की संवेदना को अपनी आत्मा की संवेदना से परस्पर क्रिया करते हुए महसूस किया, तो उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और उनके चेहरे पर ठंडा पसीना आ गया। जब लिन मू ने देखा कि कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तो उसने खुद आगे बढ़कर अपना परिचय देने का फैसला किया। नमस्कार, मैं लिन मू हूँ। अध्याय 115 होंग लुओ की मदद करना। लिन मू ने बोलना शुरू किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। वह लगभग 10 सेकंड तक अजीब सी खामोशी में खड़ा रहा, फिर किसी ने प्रतिक्रिया दी। ये होंग लू थी, जो खुद भी अजीब और घबराई हुई लग रही थी। नमस्कार भाई लिन मू, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। होंग लुओ ने अभिवादन किया। नेता तेंग और चाबुक चलाने वाली महिला को छोड़कर बाकी सभी भाड़े के सैनिक होंग लुओ को अभिवादन करते देख खड़े हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, लेकिन उनकी मौजूदा स्थिति उन्हें घातक आत्मा राक्षसों से लड़ने के समय से भी ज्यादा तनावपूर्ण लग रही थी। नेता तेंग ने खड़े होकर और हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए खुद को संयमित करने की जबरदस्ती कोशिश की। नमस्कार भाई लिन मू, मेरा नाम तेंग डोंगहाई है और यह मेरी टीम है, लीडर तेंग ने कहा। फिर सभी ने लिन मू से अपना परिचय देना शुरू किया। ये स्पष्ट था कि वे काफी घबराए हुए थे और शिष्टाचार का विशेष ध्यान रख रहे थे। नमस्कार, मैं शियोन आन हूँ, बलवान भाड़े के सैनिक ने अभिवादन किया। नमस्कार, मैं लोंग दा हूँ, पीठ पर कुल्हाड़ी लिए उस भाड़े के सैनिक ने अभिवादन किया। मैं ये दुई हूँ, उस छोटे कद के भाड़े के सैनिक ने कहा। और मैं हाओ शिया हूँ, चाबुक लिए महिला ने कहा। सभी के नाम सुनकर लिन मू को थोड़ी राहत मिली। कम से कम उसके लिए तो यह अजीब सी चुप्पी थोड़ी कष्टदायक थी। अभिवादन समाप्त होने पर होंग लुओ ने लिन मू को अपने साथ बैठने के लिए आमंत्रित किया। उसने उसे अपनी कुर्सी दी और पास से गुजर रहे एक भाड़े के सैनिक से उसके लिए दूसरी कुर्सी लाने को कहा। प्रस्ताव को आदरपूर्वक स्वीकार करते हुए लिन मू बैठ गया और भाड़े के सैनिकों को देखने लगा, उनके शुरू करने का इंतजार करने लगा। वह उनकी बातचीत सुन रहा था, इसलिए वह जानना चाहता था कि वे आगे कैसे बढ़ेंगे। यह उसके लिए थोड़ा अप्रत्याशित था, क्योंकि उसने मूल रूप से सोचा था कि उसे अकेले और हेई कोर के साथ शिविर की रक्षा करनी होगी। वह स्वयं पहरा दे रहा होगा, जबकि हेई कोर के सदस्य दूर छिपकर चुपचाप गश्त कर रहे होंगे। लिन मू जानता था कि उन्हें ऐसे मामलों में अधिक अनुभव है, इसलिए उसने उनके न आने की चिंता नहीं की। उसे पहले ही सूचित कर दिया गया था कि वे आने पर उसे संकेत भेजेंगे। अपनी कुर्सी मिलने के बाद होंग लुओ योजना पर चर्चा करने के लिए बैठ गए। तो भाई लिन मू, हम योजना पर अमल शुरू करने ही वाले थे। सौभाग्य से नेता तेंग और उनकी टीम शिकार से जल्दी लौट आए हैं, इसलिए हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, होंग लुओ ने कहा। अन्य भाड़े के सैनिकों ने सहमति में सिर हिलाया, जिससे पता चला कि वे पहले ही इस बारे में चर्चा कर चुके थे। लिन मू सोच रहा था कि कस्बे में हुई घटना के बारे में उन्हें क्या पता है। वह जानना चाहता था कि इस बारे में उनकी क्या राय है और क्या उन्हें पता है कि इसमें वह भी शामिल है, ताकि भविष्य में उनके साथ निर्णय लेते समय उसे सही जानकारी हो। कस्बे में घूमते हुए उसने लोगों को घटना से जुड़े अन्य लोगों के बारे में बात करते सुना था, लेकिन किसी ने भी उसका जिक्र नहीं किया। क्या हेई वान ने किसी तरह मेरी संलिप्तता को छिपाया? लिन मू ने सोचा। क्या आप सभी ने आज कस्बे में हुई घटना के बारे में सुना है? लिन मू ने पूछा। लिन मू की बातें सुनकर सभी के चेहरे थोड़े गंभीर हो गए। हाँ, हमें पता है कि आज क्या हुआ। हालांकि यह बिल्कुल अप्रत्याशित था, होंग लुओ ने जवाब दिया। यह न केवल अप्रत्याशित था, बल्कि मैं कहूंगा कि यह बिल्कुल अजीब था।
लोंगडा ने कहा, सचमुच, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें सतर्क रहना होगा। अगर वे दिन दहाड़े नगर प्रमुख और उपकप्तान की हत्या कर सकते हैं, तो उनकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं है। शियोनान ने आगे कहा। लिन मू ने इन भाड़े के सैनिकों की बातें सुनी और पुष्टि की कि उनके या यहाँ तक कि शियाओलू की संलिप्तता के बारे में कहीं भी कोई जानकारी नहीं थी। इससे चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी। लिन मू ने सोचा, तो आज रात हम क्या करने वाले हैं? लिन मू ने अपना संदेह दूर करने के बाद पूछा। अब तक चुपचाप सुन रहे नेता तेंग ने बोलना शुरू किया। हमने पहले से ही आम भाड़े के सैनिकों को गश्त पर लगा रखा है और उन्हें सतर्क रहने के लिए भी कहा है। सभी को शिफ्ट में तैनात कर दिया गया है ताकि चौकियों पर हमेशा सैनिक मौजूद रहें। इससे शिविर का अधिकांश क्षेत्र कवर हो चुका है, इसलिए अब हम पूरे शिविर को 7 क्षेत्रों में विभाजित करने जा रहे हैं। हम में से हर एक के लिए एक। हाओ शियाओ ने आगे कहा। लिन मू ने सहमति में सिर हिलाया। योजना ठीक लग रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसमें और सुधार कैसे किया जा सकता है, सिवाय और अधिक साधकों को शामिल करने के। लेकिन फिलहाल उनके पास बस इतने ही लोग थे। अचानक लिन मू को एहसास हुआ कि सुबह होंगलुओ के साथ मौजूद 2 अन्य भाड़े के सैनिक कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। मिंग भाई कहाँ हैं? लिन मू ने होंगलुओ की ओर मुड़ते हुए पूछा। ओह, वे शहर में हैं। थोड़ी देर पहले नए उच्च अधिकारी के प्रतिनिधियों में से एक हमसे मिलने आए थे। वे कुछ सवाल पूछना चाहते थे, इसलिए मैंने उनसे बात की। वे अन्य भाड़े के सैनिकों से भी कुछ बयान लेना चाहते थे, इसलिए मैंने उन्हें मिंग भाइयों के साथ भेज दिया। होंगलुओ ने जवाब दिया। होंगलुओ द्वारा 2 मूक भाइयों को इस तरह के कार्य पर भेजने की बात सुनकर लिन मू को थोड़ा अजीब लगा। लेकिन क्या वे गूंगे नहीं होते? लिन मू ने जिज्ञासा से पूछा। जी हाँ, बिल्कुल हैं। लेकिन वे बात करने के लिए नहीं आए हैं। वे अन्य भाड़े के सैनिकों की सुरक्षा के लिए साथ गए हैं। होंगलुओ ने जवाब दिया। ये बात ज्यादा समझ में आती है। लिन मू ने सोचा, तो चलिए अब पदों पर चर्चा करते हैं। तेंग शियाओलियान ने कहा। सभी ने सिर हिलाया और ध्यान से सुनने लगे। बातचीत खत्म होने से पहले उन्होंने 1 घंटे तक बात की और फिर सब अलग अलग हो गए। लिन मू को शिविर के उत्तर पश्चिमी हिस्से में तैनात किया गया। यह अपेक्षाकृत सुरक्षित इलाका था और यहाँ बड़ी संख्या में भाड़े के सैनिक गश्त करते रहते थे। ऐसा लगता है कि उन्होंने जानबूझकर आपको ये पद सौंपा है, ज़ुकोंग ने कहा। जी हाँ, सीनियर, उनकी गलतफहमी हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित हुई है। लिन मू ने जवाब दिया। बिल्कुल सही। झूठ, छल, भ्रम और षड्यंत्र, ये शायद कुछ सबसे शक्तिशाली हथियार हैं जिनका इस्तेमाल दुश्मन से बिना सीधे लड़े ही किया जा सकता है। आप दुश्मन को तब भी हरा सकते हैं जब उन्हें पता ही न हो कि आप उनके दुश्मन हैं। ज़ुकोंग ने ज्ञान भरी आवाज में कहा। लिन मू ने वरिष्ठ शुकोंग की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और समझा। उन्हें वरिष्ठ की बातों में वास्तव में सार्थकता दिखाई दी, इसलिए वे उन्हें पूरी तरह से समझना चाहते थे। शायद एक दिन ये बातें उनके स्वयं के हथियार बन जाएं। वरिष्ठ भाड़े के सैनिकों की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि वे मुझे बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं। मुझे उनकी तुलना समझ में नहीं आ रही। क्या 20 साल की उम्र में कोर कंडेंसेशन स्तर का साधक बनना वाकई इतनी बड़ी बात है? लिन मू ने सवाल किया। यह एक अच्छा प्रश्न है। इस दुनिया के स्तर को देखते हुए मैं कहूंगा कि 20 वर्ष की आयु में कोर कंडेंसेशन क्षेत्र तक पहुंचना वास्तव में काफी प्रभावशाली है। लेकिन अगर आप सभी लोगों के औसत की बात करें तो ये काफी सामान्य है। वास्तव में इस उम्र में नेसेंट सोल स्टेज तक पहुंचने वाले लोग कोई असामान्य बात नहीं है, ज़ुकोंग ने उत्तर दिया। वरिष्ठ शुकोंग के शब्दों को सुनकर लिन मू को लगा कि उसका दृष्टिकोण व्यापक हो गया है। वरिष्ठ, आपको क्या लगता है कि मैं कोर कंडेंसेशन क्षेत्र तक कब पहुंचूंगा? लिन मू ने उत्सुकता से पूछा। खैर, ये तो आप पर निर्भर करता है। प्रक्रिया काफी सरल है, इसलिए आपको बस पूरे मन से साधना करनी है। लेकिन अगर मैं आपकी वर्तमान गति को देखूं, तो मेरा अनुमान है कि आप 2 साल के भीतर मूल संघनन स्तर तक पहुंच जाएंगे, ज़ुकोंग ने उत्तर दिया। लिन मू ने उस दिन की कल्पना की जब वह उस स्तर तक पहुंचेगा और सोचा कि यह कैसा अनुभव होगा। जब लिन मू अपने विचारों में डूबा हुआ था, तभी जंगल की तरफ से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। ज्यादातर लोग इन आवाजों के आदी थे और वह खुद भी इन आवाजों का आदी हो चुका था क्योंकि ये आम थी। लेकिन अभी जो आवाज आई वह बेहद अजीब और अस्वाभाविक थी।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई लकड़ी के तख्ते पर कुंछड़ घसीट रहा हो। आवाज कर्कश और धीमी सी थी। लिन मू तुरंत सतर्क हो गया और चारों ओर देखने लगा, लेकिन उसने देखा कि किसी भी भाड़े के सैनिक को वह आवाज सुनाई नहीं दी। वे इसे सुन नहीं सकते। तुम्हारी आध्यात्मिक इंद्रिय के कारण ध्वनियों के प्रति तुम्हारी संवेदनशीलता अधिक है, ज़ुकोंग ने कहा। शायद मुझे इसकी जांच करनी चाहिए, लिन मू ने सवाल किया। नहीं, थोड़ी देर रुकिए। ऐसा लगता है कि यह आवाज जंगल में बहुत दूर से आ रही है। अभी वहां जाना बुद्धिमानी नहीं होगी, ज़ुकोंग ने उत्तर दिया। लिन मू ने सिर हिलाया और फिर बोली, फिर मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा कि आवाज जारी रहती है या नहीं। अगर जारी रहती है तो मैं दूसरों को सूचित करूंगा, या अगर आवाज करीब आती है तो मैं खुद इसकी जांच करूंगा। शुकोंग ने आगे कुछ नहीं कहा और लिन मू ने इसे समझदारी का संकेत समझा। लिन मू को भी ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा क्योंकि आवाज और तेज होती चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह करीब आती जा रही हो। 5 मिनट बाद वह इतनी करीब आ गई कि बाकी भाड़े के सैनिक भी उससे सुन पा रहे थे। सभी को सतर्क देखकर लिन मू ने कार्रवाई करने का फैसला किया। खतरे की घंटी बजाओ, हमें एक संभावित समस्या का सामना करना पड़ सकता है, लिन मू ने अन्य भाड़े के सैनिकों से कहा। जी जनाब, भाड़े के सैनिकों ने जवाब दिया और दूसरों को सूचित करने के लिए तेजी से भाग गए। भाड़े के सैनिकों को पहले ही लिन मू के बारे में सूचित कर दिया गया था और उन्हें उसके आदेशों का पालन करने का निर्देश दिया गया था, इसलिए उन्होंने इस पर अमल करने से पहले एक पल भी संकोच नहीं किया। देखते हैं ये क्या है, लिन मू ने म्यान से छोटी तलवार निकालते हुए बुदबुदाया। लिन मू आगे बढ़ा और जंगल के किनारे के पास खड़ा हो गया। उसके पीछे अन्य भाड़े के सैनिक खड़े थे, सभी सतर्क और बचाव के लिए तैयार थे। आवाज धीरे धीरे करीब आती गई और अब लिन मू को उसके साथ साथ कुछ और भी सुनाई देने लगा। ये किसी के कदमों की आहट थी। थोड़ी देर बाद पेड़ों के बीच से एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह किसी इंसान जैसी लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि वह कुछ घसीट रही है। भाड़े के सैनिकों ने जंगल के पास कुछ मशालें फेंकी ताकि उसे रोशन किया जा सके और ये देखा जा सके कि पास आ रही चीज क्या है। हालांकि बाकी भाड़े के सैनिक ये नहीं बता सके कि वह क्या है, लेकिन लिन मू अपनी बेहतर दृष्टि के कारण पहले ही जान चुका था। ऐसा लग रहा था कि एक बुरी तरह घायल व्यक्ति एक बड़ी ढाल को घसीट रहा है, जिस पर एक और व्यक्ति लेटा हुआ है। उस व्यक्ति की पीठ पर एक टूटा हुआ भाला था जो ढाल को खींचते समय उससे टकरा रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह व्यक्ति ढाल और उस पर लेटे हुए व्यक्ति को खींचने के लिए संघर्ष कर रहा है और लड़खड़ा रहा है। जैसे ही वे करीब पहुंचे, लिन मू को ढाल पर लेटा हुआ व्यक्ति भी दिखाई दिया। वह भी एक पुरुष था, लेकिन कपड़े से ढका हुआ था। लेकिन किनारों से दिखाई दे रहे अंगों को देखकर लिन मू निश्चित रूप से कह सकता था कि वह एक पुरुष ही था। जब घायल व्यक्ति अंततः रोशनी वाले हिस्से में आया तो लिन मू ने आखिरकार उसे पहचान लिया। झोये, अध्याय 116। झोये। लिन मू ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह झोये को यहाँ देखेगा। झोये उत्तरी कस्बे का दूसरा शिकारी था जो साधक बन चुका था। वह वही व्यक्ति था जिसने पिछले साल वुलिम शहर में वार्षिक मार्शल प्रतियोगिता जीती थी। ये वही झोये था जिसके हाथों में लिन मू ने पहली बार आत्मा का पत्थर देखा था। दमनकारी और नापसंद किए जाने वाले गान माँ के विपरीत झोये की कस्बे में अच्छी प्रतिष्ठा थी। हालांकि वह लोगों की विशेष रूप से मदद नहीं करता था या उनके लिए कुछ भी लाभकारी नहीं करता था, लेकिन उसने उन्हें नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम भी नहीं किया। अपनी निष्पक्ष छवि के कारण कस्बे के अधिकांश लोग उसे पहचानते थे और उससे कोई आपत्ति नहीं करते थे। गानमा की तुलना में वह और उसकी छोटी शिकारी टीम अधिक लोकप्रिय थी। हालांकि पिछले साल महामारी के बाद से झोये की शिकारी टीम के सदस्यों की संख्या घटती जा रही थी और अब केवल 2 ही बचे थे। बाकी सभी सदस्य पिछले साल महामारी का शिकार हो गए थे। लिन मू ने झोये को पहले भी कई बार देखा था और यहाँ तक कि उसके पिता भी झोये से परिचित थे क्योंकि उन्होंने वर्षों से कुछ शिकारों में साथ काम किया था। हालांकि लिन मू को यह उम्मीद नहीं थी कि झोये उसे पहचान लेगा। अपने विचारों को दरकिनार करते हुए लिन मू घायल व्यक्ति की सहायता करने के लिए उसकी ओर दौड़ा। चिकित्सकों को बुलाओ, लिन मू ने अन्य भाड़े के सैनिकों से चिल्लाकर कहा। कुछ भाड़े के सैनिक तुरंत उसके आदेशों का पालन करने के लिए मुड़ गए, जबकि बाकी उसके पीछे दौड़ पड़े।
लेकिन फिर भी लिन मू उनसे कहीं अधिक तेज था और कुछ ही सेकंड में घायल व्यक्ति तक पहुंच गया। झो ये भी अपनी ओर आते लोगों और अपना नाम पुकारने वाली आवाज को देखता रहा। उसकी आंखें बेजान सी थीं और दूर से ही उसकी अत्यधिक थकान महसूस की जा सकती थी। उस आदमी के शरीर पर कई चोटें थीं, जिनमें सबसे प्रमुख उसकी बाईं कंधे से निकली हुई हड्डी थी। यह आसानी से देखा जा सकता था कि उसकी बाईं बांह टूटी हुई थी और कंधे की ऊपरी बांह की हड्डी बगल से बाहर निकल आई थी। उस व्यक्ति के शरीर पर कई गहरे घाव और खरोंचें थीं, साथ ही एक बड़ा पंजे का निशान था जो माथे से शुरू होकर उसके चेहरे पर नाक, होंठ और ठोड़ी को ढकते हुए छाती और बाईं बांह तक फैला हुआ था। पांचों पंजों के निशानों के बीच की दूरी देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि जिस भी जानवर ने ये घाव किए थे वह आकार में बहुत बड़ा रहा होगा और शायद उसके एक ही पैर में 5 पंजे थे। झो ये को देखकर आश्चर्य होता था कि इतने सारे घावों के बावजूद वह कैसे बच गया। ज्यादातर घावों से खून बहना बंद हो गया था और खून सूख चुका था, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये घाव शायद एक दिन पहले लगे थे। झो ये को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था और उसकी केवल एक ही आंख खुली थी। दूसरी आंख इतनी सूजी हुई थी कि उससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब उसने देखा कि वह सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया है तो उसके चेहरे पर दर्द के साथ हल्की सी मुस्कान आ गई और राहत की सांस लेते हुए उसका मन शांत हो गया, जिसके चलते वह गिर पड़ा। लेकिन जैसे ही वह जमीन पर गिरने वाला था, लिन मू अचानक प्रकट हुआ और उसे उठा लिया। फिर उसने धीरे से उसे एक तरफ घुमाया और लिटा दिया। उसने उसके शरीर की प्रारंभिक जांच की और कई गंभीर घाव पाए। अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति का प्रयोग करो और उसकी आंतरिक स्थिति का अवलोकन करो, ज़ुकोंग ने लिन मू को याद दिलाया। अरे हाँ, लिन मू ने जवाब दिया और जल्दी से अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का विस्तार किया। आध्यात्मिक संवेदना की शाखा ने झोंग यू के सिर को छुआ और फिर उसके पूरे शरीर का अवलोकन किया। लिन मू ने कई आंतरिक चोटें पाईं। हालांकि उसे अंगों या उन पर लगी चोटों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, फिर भी शरीर के अंदर जमा खून से वह समझ गया कि वे घायल हैं। उसके शरीर की कई हड्डियां भी टूटी और दरार पड़ी हुई थीं। झो येव की 8 पसलियां टूट गई थीं, जिनमें से एक अंदर की ओर मुड़ गई थी और उसके हृदय को भेदने से बस कुछ मिलीमीटर दूर थी। लिन मू ने अपनी आध्यात्मिक चेतना का प्रयोग करते हुए झो येव की नसों को महसूस करने का प्रयास किया, लेकिन वह उन्हें महसूस नहीं कर सका। स्थिति को स्पष्ट रूप से समझने के लिए लिन मू ने हृदय विच्छेदन सूत्र का जाप शुरू किया और फिर से नसों को महसूस करने का प्रयास किया। इस बार लिन मू का मन शांत और किसी भी तरह के विकर्षण से मुक्त था। परिणामस्वरूप उसकी चेतना तीव्र हो गई और वह जल्द ही झोंगे की नसों में प्रवाहित हो रही अत्यंत मंद ऊर्जा की अनुभूति करने में सक्षम हो गया। हालांकि उसकी नसें कई जगहों से क्षतिग्रस्त थीं, फिर भी लिन मू समझ गया कि आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो रहा है। लिन मू ऊर्जा के प्रवाह का अनुसरण करते हुए झोंगे के दांतियान तक पहुंच गया। उसका दांतियान पूरी तरह से खाली और आध्यात्मिक ऊर्जा से रहित प्रतीत हो रहा था। उसके आसपास हल्की दरारें भी दिखाई दे रही थीं। हालांकि जिस बात ने लिन मू को आश्चर्यचकित किया वह था उसके दांतियान का आकार। लिन मू के दांतियान की तुलना में झोंगे का दांतियान लगभग 3 गुना छोटा था। झोंगे बुरी तरह घायल था और उसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत कम हो गई थी, इसलिए लिन मू उसकी साधना शक्ति का अनुमान नहीं लगा सका। वरिष्ठ, उनकी साधना का स्तर क्या हो सकता है? लिन मू ने प्रश्न किया। उसे ची शोधन के चरम स्तर पर होना चाहिए था, ज़ुकोंग ने अनुमान लगाया। क्या? लेकिन उसका दांतियान तो बहुत छोटा है। मुझे लगा था कि वह ज्यादा से ज्यादा ची शोधन के अंतिम चरण में होगा। लिन मू ने जवाब दिया। उसकी नाड़ी और दंतीय नसों में लगी चोटें उस जानवर या किसी भी ऐसी चीज के कारण नहीं है जिसने उसे नुकसान पहुंचाया हो, ज़ुकोंग ने कहा। तो फिर वो उन्हें कैसे हासिल करेगा? लिन मू ने अधीरता से पूछा। शायद उसने कोई ज्वलनशील गोली खा ली है। यह एक विशेष प्रकार की रासायनिक गोली है जो शक्ति और ऊर्जा में भारी वृद्धि कर सकती है। इसका उपयोग आपात स्थितियों और जीवन मरण की परिस्थितियों में किया जाता है। हालांकि इसका एक दुष्प्रभाव ये भी है कि इससे व्यक्ति की साधना क्षमता कम हो जाती है या पूरी तरह से ठप हो जाती है, ज़ुकोंग ने उत्तर दिया। लिन मू को ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि ऐसी गोली भी हो सकती है। अब जब उसे इस बारे में पता चल गया था तो उसका सारा ध्यान अपने सामने खड़े व्यक्ति को बचाने पर केंद्रित हो गया। मैं उनकी मदद कैसे करूं, सीनियर?
क्या मैं उन्हें इलाज की गोलियां खिला दूं? लिन मू ने सवाल किया। उसे आंतरिक शक्ति बढ़ाने वाली गोली और घाव भरने वाली गोली में से एक एक गोली खिलाएं। फिर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रयोग करके उसे धीरे धीरे उसकी नसों में प्रवाहित करें। अपना दाहिना हाथ उसके पेट पर और बायां हाथ उसके हृदय पर रखें। इससे एक छोटा ऊर्जा चक्र बनेगा जो उसकी ऊर्जा को पुनः भरने और उसके घावों को भरने में सहायक होगा, ज़ुकोन ने समझाया। सीनियर ज़ुकोन के निर्देशों का पालन करते हुए लिन मू ने सबसे पहले झो ये को 2 गोलियां खिलाईं। मुंह में जाते ही गोलियां पिघल गईं और गले से नीचे उतर गईं। फिर लिन मू ने अपना दाहिना हाथ झो ये के पेट पर और बायां हाथ उसके हृदय पर रखा। फिर अपनी आध्यात्मिक चेतना का उपयोग करते हुए लिन मू ने झो ये की नसों का पता लगाते हुए अपनी स्वयं की आध्यात्मिक ऊर्जा को झो ये की नसों में प्रवाहित करना शुरू कर दिया। शुरुआत में यह उसके लिए मुश्किल था, लेकिन जल्द ही 2 उपचार गोलियों के प्रभाव से झो ये के शरीर ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। लिन मू ने झो ये की नसों में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित करने में सफलता प्राप्त की। वरिष्ठ शुकोन के निर्देशों के अनुसार उन्होंने फिर उस आध्यात्मिक ऊर्जा को एक विशेष परिपथ में निर्देशित किया। जब लिन मू ये कर रहा था तो उसके साथ आए अन्य भाड़े के सैनिकों ने उस व्यक्ति की जांच की जो झो ये द्वारा घसीटे जा रहे ढाल पर लेटा हुआ था। उन्होंने उस पर से कपड़ा हटाया और फिर सदमे से पीछे हट गए। कपड़े के नीचे दबे व्यक्ति का सिर नहीं था, क्योंकि उसे बड़ी बेरहमी से धड़ से अलग कर दिया गया था। देखकर पता चलता था कि उसके जबड़े पर बहुत जोरदार प्रहार हुआ होगा, क्योंकि वह वहीं से अलग हो गया था। गर्दन के निचले हिस्से से 5 हल्के पंजे भी दिखाई दे रहे थे। भाड़े के सैनिकों में से एक ने उस आदमी का हाथ उठाया और उसके सिर कटे हुए कपड़ों पर कढ़ाई किया हुआ प्रतीक देखा। यह एशियन क्लोक भाड़े के सैनिकों की कंपनी का एक कुलीन भाड़े का सैनिक है। भाड़े के सैनिक ने चिल्लाकर कहा। अन्य भाड़े के सैनिक पास आकर देखने लगे और उन्होंने भाड़े के सैनिक के दावे की पुष्टि की। खून और कीचड़ से सना होने के बावजूद वह प्रतीक उन्हें पहचानने योग्य था। तब तक अन्य भाड़े के सैनिक भी घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। होंग लुओ, तेंग शियाओलियान और उनके साथी भी पास ही थे। वे हड़बड़ी में दौड़ रहे थे और उनके चेहरों पर तनाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। 1 मिनट बाद वे आखिरकार उस स्थान पर पहुंचे और देखा कि लिन मू जमीन पर बैठा है और उसके हाथ झोये के शरीर पर हैं। शियोनान और लोंगदा लिन मू की मदद करने के लिए उसके पास जाने ही वाले थे कि अचानक तेन शियाओलियान चिल्लाए, नहीं, उसे परेशान मत करो। शियोनान और लोंगदा अपनी जगह पर ही जम गए और मुड़कर अपने नेता को जिज्ञासा भरी निगाहों से देखने लगे। इससे पहले कि तेन शियाओलियान कुछ बोल पाती, हाओ शियाओ अचानक बोल पड़ा। देखो, वह एक उपचार तकनीक का उपयोग कर रहा है, उसने हैरानी से कहा। 6 लोगों के चेहरे आश्चर्य से भर उठे जब उन्होंने लिन मू को और भी तीव्र निगाहों से देखा। और इन्हीं निगाहों से उन्होंने देखा कि उस व्यक्ति के घाव तेजी से भर रहे थे। झो ये के शरीर पर लगे घावों से बह रही खून की हल्की हल्की बूंदें रुक गईं। छोटे छोटे घाव और खरोंचें धीरे धीरे ठीक होने लगीं और लिन मू की मदद और दवाइयों के असर से भरने लगीं। झो ये की बाईं आंख के आसपास की सूजन भी धीरे धीरे कम होने लगी, आखिरकार पूरी तरह गायब हो गई और उसकी आंख फिर से दिखाई देने लगी। सांस फूलना, ऐसा नहीं हो सकता। एक उच्च श्रेणी की उपचार तकनीक, होंग लू ने सदमे में हौंफते हुए कहा। अध्याय 117 झो ये का उपचार। होंग लुओ के बोलते ही तेन शियाओलियान के चेहरे पर गंभीरता छा गई। उसने लिन मू को देख रहे सभी भाड़े के सैनिकों को देखा और अपनी भौहें सिकोड़ लीं। तुम सब क्या कर रहे हो? घूर रहे हो? काम पर लगो। लाश को एक तरफ हटाओ और जगह बनाओ। अपनी अपनी जगहों पर लौट जाओ, हम इसे यहीं संभाल लेंगे। तेंग शियाओलियान ने सख्त स्वर में आदेश दिया। आदेश सुनते ही आम भाड़े के सैनिक अपनी तंद्रा से बाहर आ गए और हड़बड़ी में जुट गए। उनमें से कुछ ढाल पर पड़े शव को उठाकर ले गए और बाकी अपने अपने पदों पर लौट गए। अलार्म बजने के कारण अधिकांश भाड़े के सैनिक यहां जमा हो गए थे, इसलिए कई स्थान खाली रह गए थे। अगर कोई दुश्मन उनकी इस चूक का फायदा उठा लेता तो स्थिति खतरनाक हो सकती थी। तेंग शियाओलियान ने यह सुनिश्चित किया कि सभी भाड़े के सैनिक काफी दूर चले गए हैं, उसके बाद ही वह समूह से अलग हुई। हाँ, ये खतरनाक हो सकता था। उम्मीद है ज्यादा भाड़े के सैनिकों ने ठीक होने की प्रक्रिया पर ध्यान नहीं दिया होगा। राहत की सांस लेते हुए तेंग शियाओलियान ने कहा। उनकी टीम के सदस्य और होंग लुओ उनकी ओर मुड़े,
क्योंकि उनकी आंखों में सच्चाई का एहसास हो गया था। हे भगवान, हम गलती करने से बाल बाल बच गए, लॉन्गेन ने कहा। सही कहा। अच्छा हुआ कि हमने लिन मू को चारों तरफ से घेर लिया था और लगभग सभी तरफ से बचाव कर रहे थे, इसलिए उन्हें ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला होगा। हाओ शियाओ ने कहा। फिर भी हमें इसे देखने वालों से बात करनी होगी। हम उन्हें इस बारे में बोलने नहीं दे सकते। हमें नहीं पता कि उसका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन अगर वह उच्च कोटि की उपचार तकनीक जानता है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह किसी शीर्ष संप्रदाय से है, तेंग शियाओलियान ने समझाया। बाकी लोगों ने स्थिति की गंभीरता को समझा और सहमति में सिर हिलाया। वे जानते थे कि आम भाड़े के सैनिकों को लिन मू के बारे में कोई चिंता नहीं होगी, लेकिन अगर उन्होंने गलती से भी इस बारे में बात की और कुछ गलत लोगों को पता चल गया तो समस्या खड़ी हो जाएगी। उच्च श्रेणी की उपचार तकनीक हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करने वालों की कमी नहीं थी, लेकिन अगर वे सचमुच इतने अंधे थे कि लिन मू पर हमला कर दिया और किसी भी तरह से वह घायल हो गया, तो उन्हें उसके संप्रदाय के वरिष्ठों के सामने जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकेगा। क्योंकि वे स्वयं साधक थे, इसलिए वे जानते थे कि साधना संप्रदाय कितने भयानक होते हैं, और शीर्ष संप्रदाय तो और भी अधिक भयानक होते थे। शीर्ष संप्रदाय ही इस साम्राज्य को चलाते थे, भले ही यहाँ एक शाही परिवार था। उनका प्रभाव और शक्ति कम नहीं थी। कई लोग शीर्ष संप्रदायों को चुनौती देने की मूर्खता में मारे गए थे और कई और मारे जाएंगे। तेंग शियाओलियान नहीं चाहती थी कि वे भी उनमें से एक बन जाएं। भले ही वे सीधे तौर पर दोषी न हों, फिर भी अतिरिक्त सावधानी बरतने में कोई बुराई नहीं थी। लिन मू पूरी तरह से झोउ ये पर केंद्रित था, इसलिए उसने अपने आसपास घटी घटनाओं पर ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखें बंद थीं, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि झोउ ये के शरीर में इतने बड़े बदलाव हुए हैं। वह वर्तमान में अपनी आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से झोउ ये की स्थिति का अवलोकन कर रहा था और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को उसमें प्रवाहित कर रहा था। लिन मू ने देखा कि हालांकि नाड़ी और दंत पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे, लेकिन आत्मा क्यू के प्रवाह में रुकावट कम से कम हो गई थी। अब यह बहुत तेजी से और कुशलता से प्रवाहित हो सकता था। ये भी झोउ ये के जल्दी ठीक होने के कारणों में से एक था। बस करो, ज़ुकोंग ने कहा। हम ठीक है सीनियर, लिन मू ने आंखें खोलते हुए जवाब दिया। क्योंकि वह झोउ ये की मदद करने में पूरी तरह से मग्न था, इसलिए उसे जागने में थोड़ी देर हो गई। आखिरकार जब उसने अपना काम देखा तो वह हैरान रह गया। क्या वह इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया? लिन मू ने मन ही मन हैरानी जताई। मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी, ज़ुकोंग ने अपनी आवाज में थोड़ा अविश्वास जताते हुए कहा। सीनियर ज़ुकोंग की आवाज सुनकर लिन मू को थोड़ी सी संवेदना हुई। आपका क्या मतलब है सीनियर? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था? लिन मू ने सवाल किया। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने आपको जो तरीका दिखाया उसकी प्रभावशीलता को कम आंका। इस स्तर की दुनिया के लिए मुझे इसका अनुमान लगा लेना चाहिए था, ज़ुकोंग ने उत्तर दिया। क्या आपने मुझे जो तकनीक दिखाई वह कोई खास बात है? लिन मू ने पूछा। यह एक बुनियादी उपचार तकनीक है, लेकिन मुझे लगता है कि इस दुनिया में यह बहुत दुर्लभ होनी चाहिए। मुझे संदेह है कि बहुत कम लोग इतनी उच्च गुणवत्ता वाली तकनीक के बारे में जानते होंगे, ज़ुकोंग ने उत्तर दिया। इसी समय तेंग शियाओलियान और होंग लू बाकी लोगों के साथ लिन मू के पास पहुंचे। देखने में तो ऐसा लग रहा था मानो लिन मू और शुकोन कुछ मिनटों से बात कर रहे हों, लेकिन असल में मुश्किल से 10 सेकंड ही बीते थे। उनकी मानसिक बातचीत सामान्य बातचीत से कहीं ज्यादा तेज थी। लिन मू ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपने पीछे भाड़े के सैनिक खड़े दिखाई दिए। वाह, कमाल था भाई लिन मू, होंग लुओ ने प्रशंसा की। जी हाँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आज मुझे एक उच्च कोटि की उपचार तकनीक देखने का मौका मिलेगा। ये दुई, जो अब तक चुप रही थी, अचानक बोल पड़ी। भाई लिन मू की प्रतिभा वाकई उत्कृष्ट है। आपने तो किसी को मौत के मुंह से भी वापस खींच लिया। हाओ शियाओ ने प्रशंसा भरे लहजे में कहा। आह, धन्यवाद, लिन मू ने थोड़ा असहज होकर जवाब दिया क्योंकि उसे इतनी प्रशंसा की उम्मीद नहीं थी। फिर उसने चारों ओर देखा और पाया कि अन्य भाड़े के सैनिक वहां मौजूद नहीं थे। बाकी भाड़े के सैनिक कहाँ हैं? लिन मू ने सवाल किया। भाई लिन मू, आपको अपनी उच्च श्रेणी की उपचार तकनीक के बारे में जानकारी लीक होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने भाड़े के सैनिकों को ज्यादा कुछ देखने से पहले ही भगा दिया है।
मैं बाकी लोगों से भी बात कर लूंगी और यह सुनिश्चित कर लूंगी कि वे चुप रहें। तेंग शियाओलियान ने जवाब दिया, ये सोचते हुए कि लिन मू भाड़े के सैनिकों को लेकर चिंतित थे। लिन मू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और चुपचाप बैठा रहा। लेकिन वास्तव में वह वरिष्ठ जुकोन से बात कर रहा था। लगता है मैं सही था। इसे वाकई इस दुनिया में उच्च कोटि की उपचार तकनीक माना जाता है, जुकोन ने कहा। लेकिन वरिष्ठ, आपने कहा था कि यह एक बुनियादी उपचार तकनीक है, तो फिर यहाँ यह उच्च श्रेणी की उपचार तकनीक क्यों है? लिन मू ने उत्सुकता से पूछा। यद्यपि यह एक बुनियादी उपचार तकनीक है, लेकिन इसका उद्देश्य आम लोगों या नश्वर प्राणियों के लिए नहीं है, बल्कि यह अमर प्राणियों के शरीर के लिए एक बुनियादी उपचार तकनीक है, जुकोन ने उत्तर दिया। वरिष्ठ शुकोन की बातें सुनकर लिन मू थोड़ा अचंभित रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे यहाँ अमर लोगों के लिए बनी तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि ये भाड़े के सैनिक चतुर हैं और उन्होंने चुपचाप समझ लिया है कि उन्हें क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए, जुकोन ने कहा। जी सीनियर, इससे हमारे लिए आसानी होगी, लिन मू ने जवाब दिया। लिन मू को अचानक एक ऐसी बात सूझी जिससे वह थोड़ा उत्साहित हो गया। रुको वरिष्ठ जी, अगर यह उपचार में इतना प्रभावी है तो क्या मैं इसे खुद पर इस्तेमाल नहीं कर सकती? लिन मू ने सवाल किया। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इस तकनीक का प्रयोग केवल दूसरों पर ही किया जा सकता है। थोड़ा और सोचो, क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि इसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है? जुकोन ने उत्तर दिया। लिन मू ने सीनियर जुकोन की बातें सुनी और कल्पना करने की कोशिश की। वह भी उसी निष्कर्ष पर पहुंचा और वास्तव में पाया कि यह संभव नहीं होगा। अगर वह ऐसा करता भी है तो यह नल द्वारा अपनी टंकी को भरने जैसा होगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर वरिष्ठ, क्या आपके पास कोई अन्य उपचार तकनीक है जिसका मैं उपयोग कर सकूं? लिन मू ने अपनी आंखों में थोड़ी उम्मीद लिए पूछा। नहीं, मेरे पास जो है वे मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं है, जुकोन ने उत्तर दिया। हालांकि मेरे पास और भी तकनीकें हैं जो आपको ठीक होने में मदद कर सकती हैं, लेकिन आप अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं, जुकोन ने मन ही मन कहा। लिन मू ने हल्के से सिर हिलाया और अपनी नजरें अपने आसपास के लोगों पर फिर से टिका दी। वे सब धैर्यपूर्वक उसे देख रहे थे और कुछ नहीं बोल रहे थे। ये देखकर कि कोई उससे कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, लिन मू ने उनसे बात करने का फैसला किया। अब हम झो ये के बारे में क्या करेंगे? लिन मू ने सवाल किया। उसके शब्दों को सुनकर भाड़े के सैनिकों की भौहें असमंजस से तन गईं। झो ये, आप इस व्यक्ति को जानते हैं? होंग लुओ ने सबसे पहले पूछा। हाँ, वह कस्बे के उन दो शिकारियों में से एक है जो साधना भी करते हैं, लिन मू ने उत्तर दिया। हम उसके जागने का इंतजार करेंगे और फिर उससे पूछेंगे कि क्या हुआ था। उसके शरीर और दूसरे शवों पर लगे जख्मों से मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि उन पर किसी प्रेतात्मा ने हमला किया था, तेंग शियाओलियान ने कहा। दूसरा शव? लिन मू ने पूछा। झो ये जिस दूसरे व्यक्ति को ढाल पर घसीट रहा था, वह वास्तव में एक बिना सिर का शव था। हम ठीक से नहीं जानते कि वह व्यक्ति कौन था, लेकिन हम इतना जानते हैं कि वह एशन क्लॉक भाड़े के सैनिकों की कुलीन टीम का सदस्य था, इस बार होंग लुओ ने जवाब दिया। जब लिन मू झो ये का इलाज कर रही थी, तब तक उन्हें अन्य भाड़े के सैनिकों से एक प्रारंभिक रिपोर्ट मिल चुकी थी, जिससे उन्हें शव के बारे में पता चल गया था। इसका मतलब है कि मरा हुआ भाड़े का सैनिक भी एक साधक था, है ना? लेकिन अगर ऐसा है तो क्या उन्हें अन्य साधकों के साथ एक विशिष्ट टीम में नहीं होना चाहिए? लिन मू ने कुछ देर सोचने के बाद सवाल किया। लिन मू का सवाल सुनकर तेंग शियाओलियान और होंग लू के चेहरे उतर गए। यही तो हमें सबसे ज्यादा डरा रहा है। एक विशिष्ट टीम के भाड़े के सैनिक हमेशा साथ रहते हैं, वे शायद ही कभी अलग होते हैं, होंग लुओ ने कहा। लेकिन अगर वह भाड़े का सैनिक मारा गया तो इसका मतलब है। लिन मू ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। शायद पूरी टीम का यही हाल हुआ होगा, तेंग शियाओलियान ने गंभीर स्वर में कहा। अध्याय 118 प्रतिकर्षक उपस्थिति। वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरों पर भय और तनाव का मिलाजुला भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। ये केवल मृत भाड़े के सैनिक के कारण ही नहीं, बल्कि उस भाड़े के सैनिकों की कंपनी के कारण भी था जिससे वह संबंधित था। एशियन क्लॉक भाड़े के सैनिकों की कंपनी को सबसे शक्तिशाली भाड़े के सैनिकों की कंपनी माना जाता था।
हालांकि यह सबसे बड़ी कंपनी नहीं थी, लेकिन इसमें अन्य सभी भाड़े की कंपनियों की तुलना में सबसे अधिक प्रशिक्षु थे। उनकी कुलीन टीमें सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थीं और अन्य सभी भाड़े की कंपनियों की तुलना में उनकी सफलता दर सबसे अधिक थी। वे एकमात्र ऐसी भाड़े की कंपनी थी जिन्हें वास्तव में नवजात आत्मा क्षेत्र के साधक का समर्थन प्राप्त था। किसी को नहीं पता था कि यह समर्थक कौन था, लेकिन वे उन्हें नाराज करने की बजाय बेहतर तरीके से जानते थे। इसी कारण साधना संप्रदाय भी उनका सम्मान करते थे और कुछ मामलों में उन्हें काम पर रखते थे। भाड़े के सैनिकों की एक विशिष्ट टीम में आमतौर पर लगभग 7 लोग होते थे, जिनमें से सभी साधक होते थे। इनमें से कुछ का नेतृत्व भाड़े के सैनिकों की कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी स्वयं करते थे। ये लोग वास्तव में स्वयं मूल संघनन क्षेत्र के साधक थे। ठीक इसी वजह से सब डरे हुए थे। तेंग शियाओलियान और उनकी टीम जानती थी कि शायद उनकी ताकत भी इस टीम के बराबर ही थी। लेकिन अगर यह टीम भी हार गई, तो वे ये सोचे बिना नहीं रह सके कि कहीं उनका भी यही हाल न हो जाए। लेकिन फिर भी वे जानते थे कि वे इसे यूं ही नहीं छोड़ सकते और उन्हें इसकी जांच करनी ही होगी। भाड़े के सैनिकों का अपना आचार संहिता था जिसका वे पालन करते थे। जरूरत पड़ने पर वे अपने साथियों की मदद करते और अपने वरिष्ठों को सूचित करते। उनकी मौजूदा स्थिति पहले से ही तनावपूर्ण थी, क्योंकि अधिकांश उच्च अधिकारी मिशन पर थे, जबकि अन्य लोगों को जवाब देने में काफी समय लग सकता था। इसलिए फिलहाल वे केवल खुद पर ही निर्भर थे। हमें इसकी जांच करनी होगी। हाओ शियाओ ने चुप्पी तोड़ते हुए सबसे पहले यह बात कही। क्या आपको यकीन है कि यह बुद्धिमानी भरा कदम होगा? होंग लुओ ने पूछा। तेंग शियाओलियान और बाकी लोग हिचकिचाहट में दांत पीस रहे थे। वे जानते थे कि भले ही वे डरे हुए थे, लेकिन अगर उन्होंने इसकी जांच नहीं की और अपने उस्ते के खिलाफ गए, तो वे अपना सारा सम्मान और प्रतिष्ठा खो देंगे। भाड़े के सैनिकों के लिए अगर पैसे से बढ़कर कुछ था, तो वह था उनका सम्मान और प्रतिष्ठा, क्योंकि यही वह चीज थी जिसके कारण उन्हें काम मिलता था। इसी वजह से उन पर भरोसा किया जाता था और उन्हें काम दिया जाता था। अगर वे इसे खो देते तो वे कुछ भी नहीं कर पाते। हम सुबह तक इंतजार करेंगे और देखेंगे कि झो ये जागता है या नहीं। हमें उससे बात करनी होगी और पता लगाना होगा कि असल में क्या हुआ था। जब तक हम ऐसा नहीं करते, इस बारे में आगे चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, तेंग शियाओलियान ने कहा। ये कहने के बाद तेंग शियाओलियान ने चारों ओर देखा और सुनिश्चित किया कि सभी को उसकी बात समझ आ गई है। ये देखकर कि कोई भी आपत्ति नहीं कर रहा है, उसने सिर हिलाया। लिन मू को सुबह तक इंतजार करने में फायदा दिख रहा था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। इसके अलावा उसने ये भी नहीं कहा था कि वह उनकी जांच में हिस्सा लेगा। झो ये को बचाना उसके लिए ठीक था, लेकिन बदले में कुछ मिले बिना वह उनकी मदद नहीं करने वाला था। तेंग शियाओलियान ने पहले होंग लुओ को देखा और फिर लिन मू को। बोलने से पहले उसने एक गहरी सांस ली। भाई लिन मू, अगर ऐसी नौबत आती है तो क्या आप हमारी मदद करने को तैयार होंगे? चिंता न करें, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आपको उचित पारिश्रमिक मिले। होंग लू की आंखों में थोड़ी सी चमक आ गई और वह भी लिन मू की ओर मुड़ गया। जी हाँ भाई लिन मू, हमें आपकी मदद की जरूरत है। हमारे पास ज्यादा लोग नहीं हैं और अगर आप हमारी मदद करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि एशियन क्लोक भाड़े की कंपनी आपके प्रयासों के लिए आपको उचित मुआवजा देगी, होंग लुओ ने कहा। लिन मू चुपचाप उन दोनों आदमियों को देखता रहा और कुछ नहीं बोला। इसके बजाय वह मन ही मन वरिष्ठ ज़ुकोंग से बात कर रहा था। वरिष्ठ, आपका क्या विचार है? लिन मू ने पूछा। अगर वे आपको संसाधन देने को तैयार हैं तो आप वाकई उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको झो ये से जानकारी लेनी चाहिए। वह सुबह तक जाग जाएगा। हालांकि वह पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, लेकिन उसे बात करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ज़ुकोंग ने जवाब दिया। लिन मू ने मन ही मन सहमति में सिर हिलाया, फिर अपनी प्रतिक्रिया के बारे में सोचा। मैं मदद करने को तैयार हूं, लेकिन केवल तभी जब यह मेरी क्षमता के भीतर हो। झो ये सुबह उठ जाएगा, हम उससे बात करने के बाद फैसला करेंगे। लिन मू ने दोनों पुरुषों को जवाब दिया। तेंग शियाओलियान और होंग लुओ दोनों ही उसके जवाब से असंतुष्ट नहीं थे और जानते थे कि यह स्वीकार्य है। वास्तव में तेंग शियाओलियान को यही तरीका पसंद था। वह लिन मू के अतीत को भूला नहीं था, इसलिए यदि यह वाकई कोई बेहद खतरनाक बात होती तो वह खुद लिन मू की मदद ठुकरा देता।
ये स्वीकार्य है। वैसे भी हमें सुबह के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 4 घंटे में सूरज निकल आएगा, तेंग शियाओलियान ने जवाब दिया। उम्मीद है तब तक झो ये जाग चुका होगा, होंग लुओ ने आगे कहा। सभी ने मौन सहमति में सिर हिलाया और प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। संबंधित व्यक्ति झो ये को कुछ भाड़े के सैनिकों द्वारा पहले ही एक तंबू में ले जाया जा चुका था ताकि वह आराम कर सके और उसकी देखभाल की जा सके। भाई लिनमू, आपने अपनी काफी ऊर्जा खर्च कर दी होगी। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप एक तंबू में आराम करें, हम आपकी जगह संभालेंगे और निगरानी रखेंगे, होंग लुओ ने सुझाव दिया। लिन मू ने फैसला लेने से पहले एक पल के लिए सोचा। मैं आपकी बात मान लूंगी, लिन मू ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। होंग लुओ ने पास में पहरा दे रहे भाड़े के सैनिकों की ओर इशारा किया और उन्हें बुलाया। भाई लिन मू को आराम करने के लिए एक उचित तंबू में ले चलो, उसने आदेश दिया। जी हाँ, भाड़े के सैनिकों ने उत्तर दिया। फिर 2 भाड़े के सैनिकों के मार्गदर्शन में लिन मू एक तंबू तक पहुंचा। तंबू होंग लू के तंबू जितना ही बड़ा था और उसे सीधे खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं हुई। कोने में एक पलंग रखा था और तंबू के बीच में एक दीपक लटका हुआ था। तंबू का बाकी हिस्सा खाली था, जबकि होंग लू का तंबू उनके कीमती सामान से भरा पड़ा था। लिन मू तंबू में दाखिल हुआ और उसका पर्दा बंद कर दिया, जबकि उसके साथ आए 2 भाड़े के सैनिक तंबू के प्रवेश द्वार के बाहर पहरा दे रहे थे। लिन मू आगे बढ़ा और पलंग पर बैठ गया और एक गहरी सांस ली। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आज रात ऐसा होगा, लिन मू ने बुदबुदाते हुए कहा। लिन मू वास्तव में बिल्कुल भी थका हुआ नहीं था। उसने मुश्किल से 100 बूंद आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया था, इसलिए वह उतना थका हुआ नहीं था जितना कि अन्य लोगों ने सोचा था। लेकिन चूंकि होंग लुओ ने उसे यह पेशकश की थी, इसलिए उसने साधना करने का फैसला किया। भाग्य की चालें स्वर्ग की इच्छा से छिपी रहती हैं। अधिकांश लोग इसी स्थिति में होते, ज़ुकोंग ने रहस्यमय लहजे में कहा। लिन मू ने सीनियर ज़ुकोंग की बातें सुनी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह मृत भाड़े के सैनिक के घावों के बारे में सोच रहा था। हालांकि उसने उसे कुछ ही सेकंड के लिए देखा था, फिर भी उसे एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी। मृत भाड़े के सैनिक सीनियर के साथ कुछ अजीब बात थी, लिन मू ने कहा। ओह, किस तरह से? ज़ुकोंग ने सवाल किया। मैं ठीक से बता नहीं सकती। ऐसा लगता है जैसे यह अस्वाभाविक या शायद असामान्य है, इससे मुझे थोड़ी घृणा भी होती है। लिन मू ने कहा, यह तो वाकई अजीब है। आपको शायद इसे और करीब से देखना चाहिए, हो सकता है मैं अनुमान लगा सकूं कि यह क्या है। ज़ुकोंग ने सुझाव दिया। लिन मू ने सोच में पड़कर अपनी भौहें उठाईं और फिर सिर हिलाया। जी सीनियर, चलिए देखते हैं, लिन मू ने जवाब दिया और फिर खड़ी हो गई। उसने तंबू का पर्दा खोला और देखा कि दोनों भाड़े के सैनिक उसकी ओर मुड़ रहे हैं। क्या आपको किसी चीज की जरूरत है, महोदय? उन्होंने आदरपूर्वक पूछा। मुझे उस मृत राख के लबादे वाले भाड़े के सैनिक का रास्ता दिखाओ, लिन मू ने उत्तर दिया। जी सर, कृपया हमारे पीछे आइए, उन्होंने कहा। लिन मू ने सिर हिलाया और उनके पीछे पीछे उस तंबू की ओर चल दिया जहां शव रखा गया था। वह 2 मिनट में वहां पहुंच गया और देखा कि तेंग शियाओलियान पहले से ही वहां मौजूद थी। उसने मुड़कर लिन मू की ओर देखा, जो उसकी ओर आ रहा था। तेंग शियाओलियान के चेहरे के भाव देखकर लिन मू समझ गया कि वह यहां आने के अपने उद्देश्य पर सवाल उठा रहा है। मैं यहां बारीकी से देखने आया हूं। मैं देखना चाहता था कि क्या मुझे कोई सुराग या कुछ और मिल सकता है। लिन मू ने तेंग शियाओलियान के बोलने से पहले ही बोल दिया। उसने सिर हिलाया और लिन मू को अपने पीछे आने का इशारा किया। तेंग शियाओलियान ने तंबू का पर्दा हटाया और अंदर चला गया। लिन मू उसके पीछे पीछे गया। तंबू में एक सादी लकड़ी की मेज रखी थी जिस पर भाड़े के सैनिक का शव पड़ा था। शरीर पर एक चादर ढकी हुई थी जिसे तेंग शियाओलियान ने हटाया। चादर हटते ही लिन मू को आखिरकार शरीर दिखाई दिया। एक जोरदार हमले से शरीर का सिर धड़ से अलग हो गया था, जिससे गर्दन पर गहरे पंजे के निशान पड़ गए थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी दरिंदे ने आदमी के शरीर में छेद करके उसे जबरदस्ती ऊपर खींच लिया हो और सिर को अलग कर दिया हो। शरीर पर अनेक गंभीर और भयानक चोटें थीं, जिनमें से अधिकतर से खून बह रहा था, हालांकि उनमें से अधिकांश का बहना बंद हो चुका था। फिर भी खून की नमी और दुर्गंध न होने से यह अनुमान लगाया जा सकता था कि शरीर अधिक पुराना नहीं था।
संभवतः उनकी मृत्यु कल ही हो गई थी और मरने से पहले उन्हें कई चोटें आई होंगी, तेंग शियाओलियान ने बताया। लिन मू करीब गया और अपनी आध्यात्मिक चेतना का प्रयोग किया। जैसे ही उसकी चेतना ने शरीर को छुआ, उसे उसके भीतर छिपी एक हल्की सी उपस्थिति का एहसास हुआ। इसे महसूस करते ही लिन मू के हृदय में घृणा का भाव उत्पन्न हो गया। वरिष्ठ, लिन मू ने मन ही मन कहा, मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है, ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। और गहराई से जांच करने की कोशिश करो, ज़ुकोंग ने कहा। तेंग शियाओलियान समझ गया था कि लिन मू क्या कर रहा है और उसने न तो दखल दिया और न ही उसे परेशान किया। वह बस धैर्यपूर्वक एक तरफ खड़ा रहा। लिन मू ने अपनी आध्यात्मिक चेतना को पूरे शरीर पर फैलाया और सिर से लेकर पैर तक उसका निरीक्षण किया। जब उसकी चेतना मृत व्यक्ति के पेट तक पहुंची, तब लिन मू को कुछ महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था मानो उस पर कोई अवरोध लगा हो और वह उसे रोक रहा हो। लिन मू ने अपनी आध्यात्मिक चेतना से प्रयास किया, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। कुछ महसूस होने के बाद शुकोंग ने सुझाव दिया, विभाजन हृदय सूत्र का प्रयोग करो। लिन मू ने सिर हिलाया और धीमी आवाज में हृदय विदारक सूत्र का जाप करने लगा। जाप करते हुए उसने फिर से अवरोध को भेदने का प्रयास किया। इस बार वह एक क्षण के लिए रुका, फिर एक धमाके के साथ अवरोध टूट गया। चीख! फिर अचानक तंबू के अंदर एक भयानक चीख सुनाई दी और वह बाहर तक फैल गई। तेंग शियाओलियान को अपने कान ढकने पड़े। अगर कोई उसे अभी देखता तो पाता कि वह पसीने से तरबतर है। चीख 5 सेकंड तक जारी रही, फिर उस भयानक उपस्थिति का प्रभाव और भी तीव्र होने लगा। अगले ही क्षण शव से आंखों से दिखाई देने वाला गहरा काला धुएं जैसा आभामंडल निकलने लगा। उस आभामंडल ने हवा में एक अनियमित आकृति का रूप ले लिया, जिसके शरीर में हड्डियों के उभार और खोपड़ियां धंसी हुई थीं। अध्याय 119 घृणित प्राणी। तेंग शियाओलियान को अलग होने के तुरंत बाद लिन मू से इतनी जल्दी मिलने की उम्मीद नहीं थी। उसने सोचा था कि उच्च श्रेणी की उपचार तकनीक का इस्तेमाल करने के बाद लड़का शायद थक गया होगा। भले ही लड़का ची शोधन के शिखर पर था, तेंग शियाओलियान उच्च श्रेणी की किसी भी तकनीक के इस्तेमाल से होने वाली थकान से वाकिफ था। उपचार तकनीकें और भी अधिक तीव्र थीं और उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा की अवधारणा उस व्यक्ति पर निर्भर करती थी जिस पर उनका प्रयोग किया जा रहा था। झो ये की हालत और जिस तेजी से वह ठीक हुआ, उसे देखकर तेंग शियाओलियान कल्पना भी नहीं कर सकती थी। इसलिए जब उसने लिन मू को एशन क्लोक भाड़े के सैनिक के शव की जांच करने के लिए कहते देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। वह काफी कर्तव्यनिष्ठ है, होंग लुओ ने उससे मदद मांगकर अच्छा किया। थका होने के बावजूद वह हमारी मदद कर रहा है, तेंग शियाओलियान ने सोचा। तेंग शियाओलियान ने लिन मू को अंदर आने दिया और फिर देखा कि वह मृत भाड़े के सैनिक को घूर रहा है। उसने लिन मू को मृत्यु का समय बताया। लिन मू पास गया और चुप हो गया। तेंग शियाओलियान आसानी से समझ गया कि लिन मू अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके केवल अवलोकन कर रहा है। लेकिन जब उसने लिन मू के चेहरे पर चिंता के भाव देखे तो वह घबरा गया। तभी यह घटना घटी। लिन मू के होठों से अजीब और रहस्यमय मंत्र निकलने लगे। हालांकि वे धीमे थे, लेकिन तंबू बंद होने और उसके पास होने के कारण तेंग शियाओलियान उन्हें सुन सका। अगर वह सिर्फ उन्हें सुन लेता तो ठीक था, लेकिन मंत्रों का जाप तो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तेंग शियाओलियान कई जानलेवा स्थितियों से गुजर चुका था। उसे खूंखार जानवरों की घूरती निगाहों का सामना करना पड़ा था और दुश्मनों ने उस पर तलवारें तान रखी थीं। लेकिन इन मंत्रों से उसे जो अनुभूति हुई वह सचमुच भयानक थी। ऐसा लग रहा था मानो अनगिनत तलवारें उसके शरीर की ओर तनी हुई हों और उसकी त्वचा को छूने ही वाली हों। उसे लगा जैसे उसकी जान बाल बाल बची है और उसने सोचा कि अगर उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो वह तुरंत मर जाएगा। कुछ सेकंड बाद वह अनुभूति कम तीव्र हो गई और तेंग शियाओलियान आखिरकार सांस ले पाया। अब तक उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग चुका था। वह समझ गया था कि ये मंत्र जो भी थे, वे उसे निशाना नहीं बना रहे थे, बल्कि किसी और चीज को। कितनी भयानक जानलेवा मंशा है। भले ही यह मुझे निशाना न बना रहा हो, लेकिन इसकी मौजूदगी ही मुझे स्तब्ध करने के लिए काफी है, तेंग शियाओलियान ने सोचा। लिन मू के एक शीर्ष संप्रदाय के शिष्य होने के बारे में उनके मन में जो विश्वास था, वह अब पूरी तरह से पुख्ता हो गया था। यदि लिन मू को उच्च श्रेणी की उपचार तकनीक का उपयोग करते हुए देखने पर यह विश्वास पुष्ट हुआ था, तो अब यह अटूट हो गया था। एक महान साधक के शब्दों में, वह उस मूर्ख पर तरस खाएगा
जो लिन मू को किसी साधारण साधक समझने की गलती करेगा। लेकिन जैसे ही वह अपने विचारों से बाहर आने ही वाला था, तेन शियाओलियान ने अब तक की सबसे अमानवीय चीख सुनी। फिर उसने शव से उठती हुई गहरे काले धुएं जैसी आभा देखी, जो एक अनियमित आकृति का रूप ले रही थी, जिसके शरीर पर हड्डियों के उभार और खोपड़ियां थीं। उस आकृति को देखते ही तेन शियाओलियान को हृदयविदारक घृणा का अनुभव हुआ। उसकी उपस्थिति भी एक ऐसी अनुभूति थी जो उसने पहले कभी नहीं की थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके हृदय में भय, घृणा और अरुचि का मिश्रण उत्पन्न हो गया हो। एक और चीख गूंजी और फिर उसने लिन मू को अपना हाथ बढ़ाकर उस आकृति को पकड़ते हुए देखा। लेकिन अफसोस, वह आकृति गायब हो गई। ये पूरी घटना तेन शियाओलियान के लिए बेहद चौंकाने वाली थी और वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या। तारानकन 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 तारानकन। लिन मू अपनी जगह पर हाथ फैलाए खड़ा रहा। वरिष्ठ, वो क्या था? लिन मू ने गंभीर स्वर में पूछा। मुझे नहीं पता, मैंने इसके बारे में कभी सुना या देखा नहीं है। और जो घृणा का भाव तुम महसूस कर रहे थे, वह भी स्वाभाविक नहीं लगता। वह घृणा से उत्पन्न नहीं हो रहा था, बल्कि तुम्हारी आत्मा पर इस संसार की छाप से उत्पन्न हो रहा था। वह तुम्हें उस प्राणी से छुटकारा पाने के लिए कह रहा था, क्योंकि वह इस संसार का नहीं है। शुकोन ने उत्तर दिया। लिन मू को ये सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि वरिष्ठ जुकोन को भी नहीं पता था कि वह किस प्रकार का प्राणी था। जैसे ही वह दोबारा बोलने ही वाला था, उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जिस स्थान से वह आकृति गायब हुई थी, वहां एक छोटा सा काला बिंदु दिखाई दिया था। वरिष्ठ, लिन मू ने कहा, तो ये सच है। वह इस दुनिया का प्राणी नहीं है। वह स्थानिक बिंदु इसका प्रमाण मात्र है। अगर तुम्हारी अनुभूति न होती तो शायद हम इसके बारे में जान भी न पाते। जुकोन ने उत्तर दिया। अब हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए? मुझे संदेह है कि वह प्राणी कमजोर है, क्योंकि वह इस दुनिया में प्रवेश करने में सक्षम था। लिन मू ने पूछा। ये बिल्कुल सही है। हमें यहाँ एक स्थिर दृष्टिकोण अपनाना होगा। पहले हमें झो ये से और अधिक जानकारी प्राप्त करनी होगी, उसके बाद ही हम निर्णय ले सकते हैं। जुकोन ने उत्तर दिया। लिन मू ने सिर हिलाया और तेन शियाओलियान की ओर मुड़ी, जो पसीने से तरबतर थी और घबराई हुई लग रही थी। तुमने वो देखा ना? लिन मू ने सवाल किया। जी हाँ, सब कुछ। ये क्या था? तेन शियाओलियान ने हकलाते हुए पूछा। मुझे भी नहीं पता, लेकिन हमें बेहद सावधानी बरतनी होगी। बाकी लोगों को सूचित कर दो, हम सुबह इस पर चर्चा करेंगे। लिन मू ने जवाब दिया। इससे पहले कि तेन शियाओलियान कुछ कह पाता, लिन मू तंबू से बाहर निकलकर अपने तंबू की ओर चल पड़ा। तेन शियाओलियान वहीं अवाक खड़ा रह गया। लेकिन उसे इसका कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि वह उस प्राणी की कल्पना भी नहीं कर सकता था जिसे उसने अभी अभी देखा था, और वह समझ गया था कि यह मामला उनके अकेले के बस से बाहर है। लिन मू अपने तंबू में दाखिल हुआ और पलंग पर बैठ गया। उसने सुबह तक साधना करने का फैसला किया था, क्योंकि उसे भी लग रहा था कि आने वाले दिन कठिन और कष्टदायक होंगे। वह यथासंभव मजबूत बनना चाहता था। वह पालथी मारकर बैठ गया और हृदय विखंडन सूत्र का जाप करने लगा। लिन मू साधना में इतना मग्न था कि देखते ही देखते कई घंटे बीत गए। जब वह जागा, तब तक सुबह हो चुकी थी और तंबू के किनारों से सूरज की रोशनी छनकर आती दिखाई दे रही थी। लिन मू ने अपने दांतियान का अवलोकन किया और पाया कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा की क्षमता वास्तव में 50 अंश बढ़ गई थी। उसके दांतियान में वर्तमान में लगभग 950 अंश आध्यात्मिक ऊर्जा संग्रहित थी। अगले चरण तक पहुंचने के लिए बस 550 और बाकी है। लिन मू ने सोचा। तभी किसी ने उसे पुकारा। श्री लिन मू, नेता होंग लुओ आपको बुला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि समय आ गया है। एक भाड़े के सैनिक ने पुकारा। लिन मू तुरंत खड़ी हुई और तंबू से बाहर चली गई। मुझे उसके पास ले चलो, उसने आदेश दिया। भाड़े के सैनिक ने सिर हिलाया और उसे शिविर के ठीक बीच में स्थित एक तंबू में ले गया। ये होंग लुओ के तंबू के पास था और लिन मू के तंबू जैसा ही दिखता था। वे अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं, महोदय, प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहे एक अन्य भाड़े के सैनिक ने कहा। लिन मू ने तंबू का पर्दा उठाया और अंदर चला गया। होंग लुओ और तेन शियाओलियान अपनी टीम के साथ वहां खड़े थे, जहां झो ये लेटा हुआ था। लिन मू के पास पहुंचने पर वे सब उसकी ओर देखने लगे। झो ये बस जागने ही वाला है, होंग लुओ ने उसे देखकर कहा।
यहाँ मौजूद हर किसी के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। जाहिर है उन्हें तेंग शियाओलियान ने पिछली रात की घटना के बारे में बता दिया था और उन्होंने वह अमानवीय चीख भी सुनी थी, इसलिए उन्हें इस पर यकीन करने में कोई संदेह नहीं था। लिन मू ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का विस्तार करते हुए झो ये के शरीर का अवलोकन किया। अधिकांश गंभीर चोटें ठीक हो चुकी थीं, लेकिन छिपे हुए दुष्प्रभावों को ठीक होने में लंबा समय लगेगा। झो ये नींद में करवटें बदल रहा था। उसका शरीर पट्टियों से ढका हुआ था और वैद्यों ने उस पर दवाइयां लगा दी थीं। मैंने तुम्हें जो तकनीक सिखाई है उसका एक बार फिर इस्तेमाल करो, वो तुरंत जाग जाएगा, ज़ुकोंग ने सुझाव दिया। लिन मू ने सिर हिलाया और झो ये के बगल में खड़ा हो गया। बाकी लोग चुपचाप उसके लिए रास्ता बनाते हुए एक तरफ हट गए। तभी उन्होंने देखा कि लिन मू ने झो ये के पेट और हृदय पर हाथ रखा। अगले ही पल झो ये ने अपनी आंखें खोली और हौंफने लगा। मैं कहाँ हूँ? झो ये ने सवाल किया। झो ये, तुम उत्तरी कस्बे के भाड़े के सैनिकों के शिविर में हो। कल रात जब तुम जंगल से चलकर यहाँ आए थे तब हमने तुम्हें घायल अवस्था में पाया था, होंग लुओ ने उत्तर दिया। जैसे ही उसकी यादें तेजी से वापस आने लगी, झो ये को अचानक से एहसास हुआ। सिर पकड़कर वह दर्द से कराह उठा। बाकी लोग उसे अकेला छोड़कर उसके होश में आने का इंतजार करने लगे। 10 मिनट बीत गए और आखिरकार झो ये की हालत स्थिर होने लगी। उसने सिर से हाथ हटाकर एक गहरी सांस ली और आराम से बिस्तर पर लेट गया। अब तुम ठीक हो? होंग लुओ ने नरमी से पूछा। जी, झो ये ने उत्तर दिया। तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या तुम हमें बता सकते हो? लिन मू ने पूछा। यह एक लंबी कहानी है, झो ये ने कहा। अध्याय 120 झो ये की कहानी भाग 1। झो ये ने गहरी सांस ली और कुछ देर सोचने के बाद बोलना शुरू किया। कुछ मिनट बाद उसने बोलना शुरू किया। ये सब 1 महीने पहले शुरू हुआ जब मेरा 5 लोगों का समूह जंगल में शिकार करने गया था। हमने सुना था कि किसी ने पास के जंगल में बर्फ से ढके खरगोश और कुछ उच्च श्रेणी के जानवर पाए हैं। हम उस समय वास्तव में आध्यात्मिक जानवरों का शिकार नहीं करना चाहते थे, इसलिए ये जानवर सर्दियों के भीषण होने से पहले कुछ पैसे कमाने का एक अच्छा अवसर थे। हम शाम को एक सफल शिकार के बाद लौट रहे थे, तभी अचानक मेरे एक साथी बेहोश होकर गिर पड़े। हम देखने गए तो पता चला कि उनकी सांसें रुक गई थीं। हम बहुत चौंक गए और सतर्क हो गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि जब हम अपने साथी को देखने गए थे तब तक हम उन्हें खो चुके थे। उसके बेहोश हो जाने से हमारा ध्यान बढ़ गया और उसी क्षण काले वस्त्र पहने कुछ लोगों ने हम पर हमला कर दिया। मैं तो जंगल की गहराई में भागने में कामयाब रहा, लेकिन मेरे साथी इतने भाग्यशाली नहीं थे। मैंने कई बार कस्बे लौटने की कोशिश की, लेकिन काले वस्त्र पहने लोग हर बार मुझे ढूंढ निकालने में कामयाब रहे। पहले तो मुझे लगा कि वे केवल योद्धा हैं जो शरीर को मजबूत बनाने के उच्च स्तर पर हैं, लेकिन फिर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। दरअसल उनके बीच साधक भी थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वे हम पर हमला क्यों कर रहे थे। पहले तो मैंने उन्हें डाकू समझा था, लेकिन इस क्षेत्र में कोई डाकू साधक हो ही नहीं सकता। कोई भी साधक आसानी से नौकरी पा सकता है और उसे कम से कम यहाँ तो डकैती का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। तब मुझे एहसास हुआ कि समस्या मेरी सोच से कहीं अधिक गंभीर थी। काले वस्त्रधारी लोगों ने हर जगह मेरा रास्ता रोक दिया और मुझे भागने नहीं दिया। अंततः मुझे पकड़ लिया गया और बेहोश कर दिया गया। वे मुझे एक गुप्त गुफा में ले गए और मुझे उसका स्थान पता नहीं था क्योंकि जब मुझे वहां ले जाया गया तो मैं बेहोश था। मुझे वहां जंजीरों और बेड़ियों से जकड़कर एक कैदखाने में रखा गया था। लेकिन जब मैंने वहां पहली बार अपनी आंखें खोली तो मुझे पता चला कि मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ साथ और भी कई लोग वहां कैद थे। मुझे वहां अपने कुछ साथी भी मिले। वे बुरी तरह घायल थे और मेरी ही तरह जंजीरों में जकड़े हुए थे। लेकिन मेरे लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वहां भाड़े के सैनिक भी मौजूद थे। सांस फूलना। लिन मू और तेंग शियाओलियान को छोड़कर बाकी सभी लोग तंबू में सामूहिक रूप से सिसक उठे। तेंग शियाओलियान ने पिछली रात की घटना देखी थी, इसलिए उसे कुछ अजीब होने की आशंका थी और लिन मू को भी इसके बारे में पहले से पता था। हालांकि गुफा में छिपी जेल की जानकारी उसके लिए बहुत दिलचस्प थी। लगता है मुझे जल्द ही हेई कोर से बात करनी पड़ेगी, लिन मू ने सोचा। झो ये ने थोड़ी देर का विराम लिया और अपने सूखे गले को तर करने के लिए पानी पी रहा था। जाहिर है इतना बोलने का असर उस पर पड़ रहा था।
क्या तुम ठीक हो? क्या तुम और आराम करना चाहते हो? हाओ शियाओ ने नरमी से पूछा। झो ये ने इनकार में अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं ठीक हूं। मैं पहले इसे खत्म करना चाहता हूं। झो ये ने जवाब दिया। तो आगे क्या हुआ? हॉन्ग लुओ ने पूछा। झो ये ने आगे बोलने से पहले एक और गहरी सांस ली। मैं वहां 2 सप्ताह से अधिक समय तक रुका और वहां होने वाली हर घटना को देखा। भाड़े के सैनिकों के भागने के प्रयासों को छोड़कर वहां आश्चर्यजनक रूप से शांति थी। काले वस्त्र पहने लोगों ने हमें तब तक यातना नहीं दी या चोट नहीं पहुंचाई जब तक कि यह आवश्यक न हो। उन्होंने हमें उचित भोजन और पानी भी उपलब्ध कराया। यहां तक कि खून बहने वाली किसी भी चोट का इलाज भी किया। वहां रहते हुए मैंने ये भी देखा कि वे प्रतिदिन कुछ लोगों को ले जाते थे और कुछ और लोगों को लाते थे। उनमें से लगभग सभी भाड़े के सैनिक थे और सभी साधक थे। कुछ शरीर को मजबूत करने वाले भाड़े के सैनिक भी थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। अंततः मैं और कुछ अन्य कैदी आपस में बातचीत करने लगे और कुछ योजनाएं बनाईं। हमने भागने के रास्ते तलाशने की कोशिश की और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सबसे अच्छा अवसर तब होगा जब वे हमें जेल से रिहा कर देंगे और हमें जहां भी ले जाना चाहें, ले जाएंगे। उस दौरान मेरी मुलाकात डोनफेंग झाओ से हुई। वह एशियन क्लोक भाड़े के सैनिकों की कंपनी का एक भाड़े का सैनिक था और उनकी एक विशिष्ट टीम का नेता था। उसने मुझे बताया कि उत्तरी जंगल में आत्मा राक्षसों का शिकार करते समय उस पर और उसकी टीम पर भी घात लगाकर हमला किया गया था। डोनफेंग झाओ ने मुझे बताया कि वहां मौजूद लगभग सभी भाड़े के सैनिक कुलीन भाड़े के सैनिक थे और उन्हें वुलिम शहर के मेयर द्वारा आत्मा राक्षसों का शिकार करने के लिए नियुक्त किया गया था। शुरुआत में जब अन्य टीमों के साथ उनका संचार धीमा हो गया था, तब उन्हें संदेह हुआ था, लेकिन जब उन पर हमला हुआ और उन्हें वहां लाया गया, तब उन्हें आखिरकार बात समझ में आ गई। कोई इस अवसर का लाभ उठाकर सभी भाड़े की कंपनियों को निशाना बना रहा था। डोनफेंग झाओ ने अनुमान लगाया कि शायद कोई प्रतिस्पर्धा को खत्म करके अन्य कंपनियों के प्रभाव को कम करना चाहता है। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने अपना अनुमान बदल दिया और महसूस किया कि मामला इससे कहीं अधिक गंभीर था। काले वस्त्रधारी लोगों की ताकत जरूरत से कहीं ज्यादा थी। उनके 90% से अधिक लोग साधक थे और उनमें चिशोधन के चरम स्तर के साधकों की भी कोई कमी नहीं थी। इतनी ताकतवर सेना को भाड़े के सैनिकों की कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वे अपनी ताकत के बल पर अपना खुद का गुट बना सकते थे। क्या कोई बदला ले रहा था या शायद तोड़फोड़ कर रहा था? हॉन्ग लुओ ने सवाल किया। ऐसा लगता तो है, इनमें से कोई एक या दोनों भी हो सकते हैं। अंततः नुकसान भाड़े के सैनिकों और वुलिम शहर के मेयर को ही उठाना पड़ रहा है, लॉन्गडा ने कहा। काले वस्त्रधारी व्यक्तियों की ताकत को देखते हुए मेरा मानना है कि वे वास्तव में वुलिम शहर के मेयर को निशाना बना रहे हैं। केवल वही इस तरह की व्यापक योजना के योग्य हो सकते हैं। वे भाड़े के सैनिकों का अपहरण कर रहे हैं और महापौर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि भाड़े के सैनिक मर भी जाएं, महापौर को उनकी सेवाओं के लिए भुगतान करना ही होगा, और इसके अलावा बड़ी संख्या में जानवरों की उनकी जो भी आवश्यकता थी वह पूरी नहीं होगी। तेंग शियाओलियान ने विश्लेषण किया। तेंग शियाओलियान की बातें सुनकर सभी चुप हो गए और इस पर विचार करने लगे। यहां तक कि लिन मू को भी लगा कि उनकी बातें व्यवहारिक और तर्कसंगत प्रतीत होती हैं। अगर वाकई कोई महापौर को निशाना बना रहा है, तो ऐसा करने से उनके काम, आर्थिक स्थिति और यहां तक कि प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचेगा। लिन मू ने सोचा, ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी कुछ बात मुझे परेशान कर रही है, पर मैं समझ नहीं पा रही कि वह क्या है। ये दुई ने कहा। अन्य लोगों ने भी सिर हिलाकर जवाब दिया, क्योंकि उन्हें भी अजीब सा महसूस हो रहा था। झो ये ने इस समय का उपयोग थोड़ा आराम करने के लिए किया था और वह एक बार फिर बोलने के लिए तैयार थी। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब हमें कहीं और ले जाया जाना था। ये लगभग 3 दिन पहले की बात है। हमारी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और हमें गुफा से बाहर निकाला गया। मेरे विपरीत, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और मैं देख नहीं सकता था, डोनफेंग झाओ अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों के कारण अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन कर सकता था। उन्होंने मुझे बताया कि वे हमें गुफा के उस रास्ते से नहीं, बल्कि दूसरे रास्ते से ले जा रहे थे जिससे वे आए थे। हमें आश्चर्य हुआ कि गुफा से बाहर निकलने में उन्हें 2 घंटे से अधिक का समय लग गया। इतने सारे मोड़ों और घुमावों के कारण हम में से कोई भी यह नहीं बता पा रहा था कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और कहां से आए हैं।
जब हम आखिरकार गुफा से बाहर निकले तो घने पेड़ों का एक समूह हमारा स्वागत कर रहा था। पेड़ों की किस्म देखकर मैं समझ गया कि हम अब जंगल के उत्तर पश्चिमी हिस्से में हैं। हालांकि मुझे अभी भी यह नहीं पता था कि हम कितनी गहराई में हैं। परिवहन के दौरान हम थोड़ी देर आराम करने के लिए रुके। तभी डोनफेंग झाओ ने मौके का फायदा उठाकर सब कुछ जांचा। उसने पुष्टि की कि हमें ले जाने वाले काले वस्त्रधारी 10 लोग थे, जबकि हम कैदी केवल 4 ही थे। मैं, डोनफेंग झाओ और उसके 2 साथी। हम भागने का मौका ढूंढ रहे थे, तभी यह घटना घटी। झो ये ने कहा और चुप हो गया। झो ये के अचानक चुप हो जाने पर लिनमू ने अपनी भौहें सिकुड़ी, लेकिन उसे परेशान नहीं किया और उसे सोचने का समय दिया। कुछ मिनट बाद उसने फिर बोलना शुरू किया। हमने एक जोरदार दहाड़ सुनी। ये बेहद डरावनी थी और इसके साथ ही आध्यात्मिक ऊर्जा की एक प्रबल लहर भी आई। हम तुरंत समझ गए कि यह एक आध्यात्मिक राक्षस था, एक शक्तिशाली राक्षस। लेकिन जब हमने उसे देखा तभी हमें एहसास हुआ कि हम कितने गलत थे। हमें खोजने वाला कोई साधारण आत्मा प्राणी नहीं था, बल्कि एक मूल संघनन क्षेत्र का आत्मा प्राणी था। क्या? वे सब एक साथ चिल्लाए। हाँ, एक मूल संघनन क्षेत्र का आध्यात्मिक जीव। ये 5 मीटर ऊंचा भालू था। इसके शरीर पर अनियमित काले और भूरे रंग के बाल थे और इसकी त्वचा से हड्डी के नुकीले भाग निकले हुए थे। इसके पंजे 10 इंच लंबे थे और देखने में पंजों से ज्यादा चाकू जैसे लगते थे। इसकी आंखें लाल थीं, मानो शुद्ध क्रोध से भरी हों। उसकी मौजूदगी ही हमें अपनी जगह पर जमने के लिए काफी थी, और जब वह करीब आया तो हालात और भी बदतर हो गए। काले वस्त्रधारी लोग कुछ कर पाते उससे पहले ही भालू ने अपने पंजों के एक ही वार से उनके 3 आदमियों को 2 हिस्सों में फाड़ दिया। ये सब देखने के बाद ही उन्होंने जवाबी कार्रवाई शुरू की, लेकिन अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भालू उनकी ताकत से कहीं अधिक शक्तिशाली था। उसने बड़ी आसानी से उन सभी का सफाया कर दिया, किसी के बचने की कोई उम्मीद नहीं बची। काले वस्त्रधारी लोगों ने देखा कि वे हार रहे हैं, इसलिए उन्होंने हमें ढाल के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। डोनफेंग झाओ ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए पास ही जमीन पर गिरी तलवार उठाए और काले वस्त्रधारी व्यक्तियों को चौंकाते हुए उन्हें मुक्त कर दिया। अंततः हम सभी मुक्त हो गए, लेकिन काले वस्त्रधारी व्यक्तियों ने प्रतिशोध में डोनफेंग झाओ के 2 साथियों को मार डाला। क्रोधित होकर वह उन्हें जान से मारना चाहता था, पर जानता था कि वह ऐसा नहीं कर सकता। इसी दौरान भालू से लड़ रहे काले वस्त्रधारी 2 आदमी मारे गए और भालू अब मेरी ओर बढ़ रहा था। मैं बच नहीं सका और बाल बाल बचा। लेकिन तभी डोनफेंग झाओ ने मुझे एक तरफ धकेल दिया और हमले को अपने ऊपर ले लिया। भालू के पंजे उसकी गर्दन में घुस गए और फिर भालू ने उन्हें बाहर खींच लिया, जिससे उसका सिर धड़ से अलग हो गया।